हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी स्कूल व्यक्तिगत टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके पेपर का एनालिसिस। और उसी श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं आपकी फाइनल टेस्ट 2 का एनालिसिस, यानी कलाम का जो फाइनल टेस्ट 2 है उसका एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। पूरे सिलेबस का ये टेस्ट आपका दूसरा टेस्ट है, यानी एग्जाम से पहले आप एग्जाम आने तो ये आपकी दूसरी एग्जाम है। ठीक है, वैसे हम फाइनल टेस्ट हम अलग संकल्प के भी 2 टेस्ट कर चुके हैं, कलाम का 1 कर चुके हैं, यानी 3 आपकी एग्जाम हो चुकी है पहले। और ये आपका फाइनल टेस्ट देखिए पूरे सिलेबस का आपका चौथा टेस्ट है, यानी मॉडल पेपर समझो तो ये आपका चौथा मॉडल पेपर है पूरे सिलेबस का। यानी इन टेस्टों से आप पता लगा सकते हो कि आपके कौन सा टॉपिक कमजोर है कौन सा नहीं है। वैसे देखिए आप रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में क्या करना है आपको। देखो, कलाम के पेपर से कोई रिवीजन करना चाहता है, पेपर एनालिसिस करना चाहता है, तो हमने 15 माइनर टेस्टों का एनालिसिस किया है, बिल्कुल बारीकी से 15 माइनर टेस्टों का एनालिसिस किया। 15 माइनर टेस्टों का वापस रिवीजन करने के लिए हमने 3 मेजर टेस्टों का एनालिसिस किया। प्रत्येक टॉपिक को समझते हुए इन 3 मेजर टेस्टों का भी बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस किया गया है। इन्हीं 15 टेस्टों का जो 15 टेस्ट आपकी कॉमन टॉपिक थी, टॉपिक वाइज टेस्ट थे 15, इन्हीं 15 टॉपिकों को फिर आपकी मेजर टेस्ट के द्वारा रिवाइज किया हुआ है, आपका रिवीजन किया हुआ है इन 15 टेस्टों के माध्यम में। और वही देखें तो आपके 12 टेस्ट तो वैसे थे, आपके 12 टेस्ट तो आपके टॉपिक वाइज थे, और 3 टेस्ट जो आपके हुए थे आपके 13, 14 और 15, ये भी आपके रिवीजन के टेस्ट थे। कैसे थे आपके रिवीजन, जिनमें आपके करंट अफेयर का पूरा दोबारा रिवीजन करवा दिया गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन करवाया गया वापस। ठीक है, समझाएंगी। और आपकी जो महिला सशक्तिकरण वाला टॉपिक, आपका महिला सशक्तिकरण वाला टॉपिक, इसका भी पूरा एनालिसिस करवा दिया। इन 3 अंतिम जो आपके अंतिम 3 टेस्ट हुए थे ना, वो दोबारा हुए थे, और इन्हीं अंतिम 3 टेस्टों में आपकी मैथ भी पूरी एनालिसिस करवाई हुई। यानी जो मैथ आपका पहले पेपर हो चुके थे मैथ के कंप्लीट, उन पेपरों को वापस रिवाइज किए गए। जिसमें मैंने रिवाइज की बात करें तो आपके 3 जो आपके 6 पेपर हैं, ये 6 पेपर जो आपके 3 मेजर मान लो और 3, 13, 14, 15 वाला मान लो, ये टेस्ट कहते हैं आपके रिवीजन के टेस्ट थे। यानी दोबारा रिवीजन करवाया गया था पूरे टेस्ट सिलेबस का आपका। तो इसी श्रृंखला में देखना चाहो तो कलाम ने आपके कम से कम 2 या 3 दो तो बार एक टॉपिक वाइज हो गया और एक बार रिवीजन हो गया, 3 बार कंप्लीट टेस्ट मतलब पूरा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश की गई है। 3 बार रिवीजन समझो आप, 3 बार रिवीजन करवाने की कोशिश की गई। और आप फाइनल के माध्यम से 3 फाइनल टेस्ट आपके, तो इन फाइनल के माध्यम से 3 बार ये हो गए। ठीक है, तो ये आपको देखो रिवीजन की बात करें तो कलाम अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से 4 या 5 बार आपको सिलेबस रिवाइज करवाने का मौका देता है। यदि अच्छे से आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको ये 4 या 5 बार आपको सिलेबस पूरा करने का मौका मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपका फाइनल टेस्ट 2 है। इसके बाद में आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम करेंगे हम। प्री एग्जाम आपका 8 जून को है। ठीक है, और जिन दोस्तों ने यदि देखना चाहता है, अपना लेवल जांचना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन में आपकी 5 जून लास्ट डेट है। 5 जून लास्ट डेट है। यदि देखना चाहता है और अच्छे से अपना आकलन करना चाहता है, पूरे राजस्थान में ये आपका प्री एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, कलाम पूरे राजस्थान में करवाते हैं। तो ये आपके इस तरह का मामला है, आप चाहो तो कर सकते हो या आपकी इच्छा पर डिपेंड है। हम तो कर रहे थे अपने एनालिसिस, तो फाइनल टेस्ट 2 का एनालिसिस करें। यानी ये आपका एनालिसिस पूरे सिलेबस का देखिए तो हम 2 संकल्प के करवा चुके हैं, 2 आपका ये दूसरा कलाम का, यानी 4 टेस्ट आपकी फाइनल टेस्ट यानी पूरे सिलेबस का हो चुका है। इसके बाद कलाम का 1 बचा है और संकल्प के 2 बचे हैं। ठीक है, बाकी 1 कोचिंग हो रहा है, उसके 3 बचे, यानी 10 पेपर तो ये हो जाएंगे अपने पूरे सिलेबस के। और एक आपका उत्कर्ष वाला भी मैं करवा दूंगा, टाइम बचेगा तो अपना। तो आपकी कम से कम मेरा टारगेट था मैं 15 से आपको फाइनल टेस्ट पूरे सिलेबस के 15 मॉडल पेपर या 15 टेस्ट करूँ, लेकिन देखते कितना टाइम बचता है, उस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। या तो आपको देखो 4, 8 और 11 तो कंप्लीट होंगे। बाकी 3 उत्कर्ष वाले फाइनल टेस्ट है, वो भी देखते होंगे या नहीं होंगे, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करवा दिया जाएगा पूरा पेपर। यानी पूरे पेपर को हम पहले भी पूरा एनालिसिस कर चुके होंगे। तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी, ये आप सभी को पता है। यदि आपने देखा है तो आप एग्जाम में जरूर देखोगे कि इतनी मेहनत की गई, कलाम वाले टेस्टों में इतनी मेहनत की गई, तो आपको इसका बेनिफिट तो अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फाइनल टेस्ट 2 को। शुरुआत करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, विश्लेषण अच्छे लग रहे हैं, अपने क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन को समझाना अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये हमारा जो आपने समझाया वो अच्छा लगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या करना है आपको, आप आंसर है ना, आंसर कमेंट में साथ दिया करो। गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको गलत होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये हमें याद नहीं है। देखो, अंतिम टाइम में पूरा सिलेबस नहीं होता कवर, आपको टेस्टों का मॉडल पेपर ये एनालाइज करते हो या टेस्ट एनालिसिस करते हो, तो तभी ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है। वो आप यदि पेपर निकालते हो, मॉडल पेपर निकालते हो, मॉडल पेपर निकालने का तरीका क्या होता है, ये तो होता है यदि आप मॉडल पेपर निकालते हो, जो क्वेश्चन नहीं आए उन टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करोगे। ठीक, यही तरीका होता है एग्जाम का अंतिम समय में पढ़ने का। तो चलो शुरुआत करते हैं फाइनल टेस्ट 2 की। तो देखिए, फाइनल टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका, पहला क्वेश्चन आया था आपका, देखो निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, यह मैं पूछा है। देखो, जसूसर, सालिसर और मलसीसर आदि नागौर उच्च भूमि में स्थित है। तो नागौर उच्च भूमि में स्थित है, तो नागौर उच्च भूमि में स्थित नहीं है। कौन कौन से आपके, जसूसर,
सालिसर और मलसीसर ये कहाँ पर स्थित है? आपके झुंझुनू जिले में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? आपके झुंझुनू में पड़ते हैं। तो झुंझुनू में आपके नागौर उच्चभूमि नहीं है। कौन से प्रदेश है झुंझुनू में? आपका शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश, शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तीनों इलाके आपके। तो ये तो आपका पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा आपका भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? आपके गोगुंदा से कोमलगढ़ के बीच। गोगुंदा कहाँ पर? आपका उदयपुर के अंदर। और गोगुंदा से कोमलगढ़ कहाँ पर? आपका राजसमंद के बीच। उत्तर पश्चिम में गोगुंदा बताए तो आपको उदयपुर, और कोमलगढ़ आपको राजसमंद में, आपको पता ही। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। बाबाई फाड़ी झुंझुनू जिले में। तो बाबाई फाड़ी आपकी झुंझुनू जिले में, बिल्कुल राइट है। बाबाई फाड़ी की ऊंचाई बार बार पूछी जाती है, क्या होती है? आपकी 780 मीटर है बाबाई फाड़ी की ऊंचाई। तो ये भी आपका सही है। शेखावटी प्रदेश का अधिकांशतः अर्धवर्ताकार बालू का स्तूपों का विस्तार है। अधिकांशतः अर्धवर्ताकार बालू का स्तूप का विस्तार है, बिल्कुल राइट बात है ये भी आपकी। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बालू का स्तूप बात है, कौन सी पाई जाती है आपकी शेखावटी में? जो अर्धवर्ताकार है वो उनको क्या बोलते हैं? आपके बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके बरखान। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति होती है, कैसी? इस टाइप की। ठीक है, ये शेप कहलाते हैं आपका शेप या अनुदैर्ध्य। ठीक है, और सर्वाधिक बरखान की बात करें शेखावटी अंतः फरवरी में तो चूरकुल में आयोजित होता है। और चूरों में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपका भालेरी गांव। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है आपका भालेरी गांव। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा? सत्य कथन पूछा। तो पहला कथन आपका सत्य कथन नहीं है, क्योंकि नागौर उच्चभूमि के भाग नहीं है, वो शेखावटी अंतः फरवरी प्रदेश के भाग है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। वही बात करें, इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है बोराट का पठार। तो बोराट का पठार उडिया पठार के बाद में आपका दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उडिया पठार के आपके 1360 मीटर है ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? आपकी 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, वहीं आप चौथा ऑप्शन की बात करें, आपको यहाँ पर बालूका स्तूपों की बात हुई है। ठीक है, किसकी बात हुई है? आपकी बालूका स्तूपों की बात हुई है, बालूका स्तूप। तो देखो, बालूका स्तूप राजस्थान में दो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, और एक आपका युक्त प्रदेश कितना है। तो मुक्त तो कितना आपका 41.5%, और युक्त कितना आपका 58.5%। ठीक है, आपका बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है 58.5%, और मुक्त प्रदेश आपके कितना? 41.5%। किसके भाग है ये दोनों? आपके शुष्क प्रदेश के भाग है। पश्चिमी रेतीली प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, आपको पता है ना, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। तो ये किसका भाग है? आपका शुष्क प्रदेश का भाग है। और बाकी जो आपके जो दे रखे थे आपके, कौन से? अंतः प्रवाही प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, ये आपके अर्धशुष्क प्रकार है। किसी प्रकार आपकी अर्धशुष्क प्रकार है। ये 4 भागों में बांटे गए थे। कौन कौन से? आपके गगर बेसिन। ठीक है, शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश, शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश, नागौर उच्चभूमि। ठीक है, नागौर उच्चभूमि, और इसके अलावा आपका लूणी बेसिन, इसे लूणी जवाई बेसिन भी बोलते हैं, लूणी बेसिन। ठीक है, तो ये 4 भाग अर्धशुष्क प्रकार के आपके भाग है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नागौर उच्चभूमि बेसिन की बात करें तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कैसी खारे पानी की झीलें? जैसे नावा, डिंडवाना, कुचामन, डेगाना आदि खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये बांका पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? आपकी बांका पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर चुका है। प्रत्येक ऑप्शन को हमने समझने की कोशिश की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और आपका रिवाइज भी हुआ होगा टॉपिक, मेरी आवाज़ से सुनकर देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। 2 क्या था आपका? जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नगरीय जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह हमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो देखो 2011 में आपकी नगरीय जनसंख्या कितनी थी? आपकी 2011 में आपकी नगरीय जनसंख्या बताऊं मैं, आपकी नगरीय जनसंख्या, तो जो 2011 में आपकी नगरीय जनसंख्या थी आपकी 24.9%। कितनी थी आपकी? 24.9%, यानी लगभग 1.70 करोड़, 1.70 करोड़ थी। ठीक है, वही 2001 की बात करें हम, 2001 में आपकी नगरीय जनसंख्या कितनी थी? आपकी नगरीय जनसंख्या थी आपकी 23.3%। ठीक है, लगभग 1.32 करोड़, 1.32 करोड़। तो देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये तो पूछा है मैं। तो वृद्धि देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इनमें, निकालो तो कितना आएगा अपने पास? 9 में से 3 गए तो 6, और 4 में से 1 गया तो 1, 1.6% की वृद्धि हुई है लगभग। तो यहाँ पर देखो लगभग ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपका? 1.5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद कर लेना है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 दूसरे का।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। 3 क्या आता है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमें जिला दे रखा है, और सूची सेकंड में हमें नदियाँ दे रखी है। ठीक है, देखो उदयपुर, उदयपुर से कौन सी नदी निकलती है, उदयपुर की आपकी पदराला की गाँव से पहाड़ी से कौन सी निकलती है आपकी, वाक साबरमती। ठीक है, साबरमती निकलती है, और साबरमती और वाकल, साबरमती की सहायक नदी है कौन सी आपकी, वाकल। साबरमती की सहायक नदी की बात करें तो पूछा जाता है बार बार सहायक, वाकल या जमवती, वाकल या जम हतमती। ठीक है, वेत्रक से ये आपकी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये आपकी ये वाकल दे रखी है, ये भी आपकी साबरमती की सहायक नदी है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, उदयपुर से। ठीक है, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ से कौन सी निकलती है, इरू, कौन सी निकलती है आपकी, इरू। ठीक है, इरू किसकी सहायक नदी है आपकी, माई की सहायक नदी है। ठीक है, माई की सहायक नदी है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर देखो गंभीरी दे रखा है, देखो गंभीरी। ठीक है, तो गंभीरी नहीं निकलती यहाँ पर, गंभीरी नहीं निकलती। उस नदी का सही नाम बताऊँ आपको, गंभीर है। क्या आपका, गंभीर है। गंभीरी तो आप जानते हो, यहाँ पर आपके जनापाव की फाड़ी से निकल, जावेद की फाड़ी से निकलती है आपकी, और आपके निम्बाड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है, और आपके बेड़च के अंदर मिल जाती है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उससे है गंभीरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, गंभीर है। और ये आपकी गुड़ला महावीर जी से निकलती है, गुड़ला महावीर जी करौली से, करौल से निकलती है। वही आपकी गंभीर की सहायक नदी है कौन सी, पार्वती नदी। पार्वती किसकी सहायक नदी है आपकी, गंभीर की सहायक नदी, यहीं पर मिला देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में। ठीक है, जयपुर, जयपुर के लिए तो हम मोरेल और ढूंढा जाएगा, ढूंढी किनारे स्थित है आपका जयपुर। किस नदी किनारे बसा हुआ आपका, ढूंढ नदी किनारे बसा हुआ है। दोनों आपकी बनास की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदी है आपकी, बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो, पहला उदयपुर, तीन, तीन दे रखा तो तीन देखो इसमें है, इसमें तो दो बीच वाले दो कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर भरतपुर देखे तो तीसरा ऑप्शन दो में है, तो तीसरा ऑप्शन दो में इसमें है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। वहीं हम गंभीर की बात करें तो गंभीर नदी और पार्वती जो इसकी सहायक नदी है पार्वती, इन नदी पर कौन सा बांध आपका, पांचना बांध है। पांचना बांध काफ़ी बार पूछा जाता है, मिट्टी निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा आपका, पांचना बांध। और ये पांचना बांध कितनी नदियों से संगम से मिला आपकी, 5 नदियों से, 5 नदियों से मिलकर बनाया ना। कौन कौन से 5 नदी आपकी, भद्रावती थी, ये तो भद्रावती। ठीक है, एटा माची, एटा माची, वैसे बेसावट, बेसावट और बेरखेड़ा, बेरखेड़ा, इन नदियों के संगम से कौन सा बना आपका, पांचना बांध बना गया। और इस गंभीर नदी का उपनाम भी बार बार पूछा जाता है, कौन सा आपका, उंगटन नदी। कौन सी नदी आपकी, उंगटन नदी बोला जाता है इसको, उटगन नदी। ठीक है, और मैं वो आपकी गंभीर की बात कर रहा था, यहाँ पर गंभीर को दोबारा समझा देता हूँ। देखो गंभीर, गंभीर आपकी जावेद की फाड़ी से निकलती है। कहाँ से आपकी, जावेद की फाड़ी। और जावेद की फाड़ी कहाँ पर आपका, एमपी के अंदर, एमपी के अंदर है। ठीक है, जावेद की फाड़ी एमपी के अंदर है। और आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से ये प्रवेश करती है, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है। फिर आपकी किस में मिल जाती है, आपकी बेड़ा से मिल जाती है, और मेषा के पठार पर होते हुए, ठीक है, बहती है। और बेड़ा से मिलते हुए संगम पर क्या बनाती है, संगम पर बनाती है आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है इसके संगम पर। तो कितना परसेंट कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि समझ में आ जाए आपको, हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाए आपका, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर क्यों का। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका। देखो मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क परिवहन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें, असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे देखो मार्च 2024 यानी 31 मार्च को आपकी रिपोर्ट आई थी, बता देता हूँ 31 मार्च 2024 तक क्या आंकड़े दिए हुए हैं हमें। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक। देखो राज्य में 1,87,634 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व 52.66 किलोमीटर, बिल्कुल राइट है। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 3,01,880 किलोमीटर, ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, कितना आपका इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च तक राज्य की कुल लंबाई आपकी 3,17,121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना, आपके परिवहन का आपका टॉपिक है ही। राज्य में लगभग 90% गाँव सड़कों से जुड़े हुए, जो अपना राज्य है राजस्थान है, इसमें 90% गाँव सड़कों से जुड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बाकी आपके गाँव की क्या स्थिति है आप बता देना। 90% गाँव है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। यानी रियल रिपोर्ट में बताऊँ तो कितना था आपका 89.57%, 89.57% है। ठीक है,
रिपोर्ट के अनुसार जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं वो 89.57% है, यानी लगभग 90% के बराबर हो गए। ठीक है, लगभग 90%। ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कि 89.57, तो इसको भी आप याद कर लेना। 89.57% वाकई गाँव है वो आपके सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो असत्य कथन पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखो, राजस्थान में निम्नलिखित तो ऊर्जा संसाधन संबंधी ऊर्जा इकाई में असम्मिलित युगम की हमें पहचान करना है। असम्मिलित युगम कौन सा है यह बताना था हमें। देखो, पवन ऊर्जा, आकल व खाडोल। पवन ऊर्जा, आकल, आकल कहाँ पर आपका, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आकल जैसलमेर के अंदर है। और खाडोल कहाँ पर आपका, बाड़मेर के अंदर है खाडोल। तो आपका खाडोल बाड़मेर के अंदर है, याद रखना। खाडोल कहाँ पर आपका, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर। ठीक है, और आकल जैसलमेर। तापीय ऊर्जा आपके चौकी, मोतीपुरा व कवई, बिल्कुल राइट है। परमाणु ऊर्जा रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ है। बांसवाड़ा आपका अभी नया बनाया, कहाँ पर आपका, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये भी है। सौर ऊर्जा आपका पोरहा और बड़ा बाग। देखो, पोरहा और बड़ा बाग है, ये आपका सौर ऊर्जा नहीं है, ये आपकी दोनों जगह है। कहाँ पर, आपकी जैसलमेर जिले में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, आपकी जैसलमेर जिले के अंदर पड़ती है। और किससे संबंधित, आपकी पवन ऊर्जा संबंधित है। किस संबंधित, आपकी पवन ऊर्जा संबंधित है। ठीक है, तो आपका असंगत पूछा था ना हमें, असम्मिलित कौन सा है, तो असम्मिलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित हो जाएगा। वही आपकी पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा के बारे में देखो अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्थान पूछे आपके कि भारत में आपका पवन ऊर्जा के में स्थान कौन सा आपका, तो 5वां स्थान पड़ता है राजस्थान का। कौन सा पड़ता है आपका, 5वां स्थान राजस्थान का है। ठीक है, और वही आपकी रिपोर्ट जानी आपकी 2023 की बात करें तो 2023 में एक आई थी, एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा अधिष्ठापित करने में कौन सा स्थान था आपका, करने में प्रथम स्थान रहा राजस्थान का भारत के अंदर। किसके अंदर, 2023 के अंदर एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा स्थान रहा आपका, प्रथम स्थान रहा। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। वहीं पवन ऊर्जा के संबंधित आपकी 3 परियोजनाएं पूछी जाती हैं। कौन सी आपकी 3 परियोजना, तो अब इन 3 परियोजनाएं पवन की पहली कौन सी थी आपकी, सभी को पता होगा। पहली आपकी अमर सागर जैसलमेर वाली थी। पहली कौन सी थी आपकी, पहले की बात करूँ तो अमर सागर, और अमर सागर कौन सी आपकी, जे लिख देता हूँ, जैसलमेर। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी आपकी, प्रतापगढ़ देवगढ़ वाली, और देवगढ़ कहाँ पर आपका, प्रतापगढ़, पी लिख देता हूँ। तीसरी आपकी परियोजना थी आपकी बीठड़ी जोधपुर, अभी बीठड़ी जोधपुर तीसरी है ना आपकी, जोधपुर। ये 3 पवन ऊर्जा परियोजनाएं आपकी राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा के संबंधित है। ठीक है, और ये आपका आकल और खाडोल है, ये भी आपका पवन ऊर्जा संबंधित था, पहला ऑप्शन। ठीक है, वही सौर ऊर्जा की बात करें हम, सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं क्योंकि आपके नवीकरणीय ऊर्जा आपके टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सौर ऊर्जा की बात करते हैं। सौर ऊर्जा वैसे देखिए, आपकी सौर ऊर्जा आपकी एक तो फलोदी में है। ठीक है, फलोदी, नोक जैसलमेर, नोक कहाँ पर आपका, जैसलमेर, और इसके साथ पुंगल कहाँ पर आपका, पुंगल की राजकुमारी पद्मिनी, वो गाना तो सुना होगा अपनी राजस्थानी, पुंगल, वो कहाँ पर आपका, पुंगल बीकानेर के अंदर, कहाँ पर आपका, बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर। तो ये आपके 3 है जहाँ पर सौर ऊर्जा की प्रमुख कारखाने। उत्पादन में राजस्थान में स्थान प्रथम है इसका। देखो, उत्पादन में राजस्थान में जो स्थान है वो कौन सा आपका, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। फर्स्ट स्थान पर कौन है आपका, अपना राजपूताना है। ठीक है, और वहीं आपका देखो, आपका अभी न्यूनतम बात करें तो जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर का कौन सा आपका बड़ला क्षेत्र है, कौन सा आपका बड़ला क्षेत्र है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है, सोलर पार्क। ठीक है, ये आपके सौर ऊर्जा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने बताने की, याद करवाने की कोशिश की। वही बात कर लेते हैं हम आपका परमाणु ऊर्जा, दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा का था ना दूसरा ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के आपके 2 केंद्र है राजस्थान में। ठीक है, तो पहला तो कौन सा आपका, रावतबाटा है ना, रावतबाटा कौन सा आपका, रावतबाटा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, और ये आपका भारत का दूसरा है, राजस्थान का तो प्रथम हो गया, भारत का दूसरा है। तो भारत का आपका फर्स्ट टाइम कौन है आपका, भारत का फर्स्ट कौन सा था आपका, तारापुरा कहाँ पर आपके, महाराष्ट्र के अंदर, MH लिख देता हूँ, महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुरा। और ये आपका रावतबाटा लगा था, किस देश की सहायता से लगाया गया था आपका, कनाडा का सहयोग था इसमें। किसका सहयोग था आपका, कनाडा का सहयोग था। ठीक है, और कर्नल
वर्तमान में आपके कनाडा के जो राष्ट्रपति है वो चेंज हो चुके हैं, मार्टिन नाम है शायद, मार्टी इसी। वही बात करिए तो इसकी इकाइयाँ कितनी आपकी रावत भाटा की, पहले 6 थी, अब 2 और हो गई इसके अंदर, यानी टोटल 8 इकाइयाँ हो चुकी है रावत भाटा के अंदर। वह दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा आपका, दूसरा आपका जो माई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा आपका, माई न्यूक्लियर पावर प्लांट, माई न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया आपका, बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी, बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो ये देखो हमने सभी पूरे ऑप्शनों को समझने की कोशिश की है, छोटा छोटा हमने ज़्यादा मैटर भी नहीं लिया, और छोटी छोटी चीज़ों से हम याद करके रखेंगे तो मेरा एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो पॉवर बड़ा भाग है वो पवन ऊर्जा संबंधित है, चौथा ऑप्शन। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है पी का रीजनिंग क्वेश्चन आ गया अपना, पी का आर दे रखा है हमें प्लस, पी बराबर क्या दे रखा है हमें प्लस दे रखा है, क्यू बराबर क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, और आर बराबर क्या दे रखा है हमें गुणा दे रखा है, और एस बराबर देखो प्लस दे रखा है, ठीक है। तो ये इसमें देखो मिस्टेक है इस वाले में, ये आपका एस बराबर प्लस नहीं है, एस बराबर आपका भाग है, ठीक है, एस बराबर क्या आपका भाग है, ठीक है। इस चीज़ को सुधार कर लेना है, यहाँ पर भाग होगा तभी इसका आंसर आएगा। तो देखो हमें क्या दे रखा था, देखो पहले दे रखा है हमें 60, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्यों दे रखा है, तो क्यू का आर देखो क्या दे रखा है माइनस, ठीक है, दूसरा 15, फिर क्या दे रखा है इसमें देखो आर का गुणा, ठीक है 3, ठीक है, फिर क्या दे रखा है देखो पी का प्लस दे रखा है, ठीक है, पी का प्लस हो गया, और संख्या क्या आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। फिर देखो आपका लास्ट में एस दे रखा है, और एस का हमने क्या माना, देखो भाग माना है, ठीक है, एस का हमने क्या माना भाग, और बराबर क्या दे रखा है हमें, बराबर दे रखा है 20 आना चाहिए। तो देखो आपका 20 आता है नहीं आता, तब तो हमारा भाग माना वो सही है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम का उपयोग करते हैं, हमें हमेशा बोर्ड मास का यूज करना है आपको। तो यहाँ पर देखो पहले भाग वाला करते हैं सोल्व, तो 20 में 4 का भाग कितने बार जाएगा आपका 5 बार, तो 60 माइनस 15 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर देखो फिर गुणा वाला करते हैं, तो 15 थी 45, तो 60 माइनस 45 प्लस का 5, ठीक है। तो देखो आप 60 में से 45 कहें तो कितने बचे आपके 15, ठीक है, प्लस कितना हो गया आपका 5, तो 15 और 5 कितने हो गया अपने पास 20, और अपना क्या आ रहा था 20। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या आपका, देखो पी क्यू और आर का भाई है, पी है ना, पी ये वाले पी है, वो क्यू और आर का भाई है, यानी डबल बॉन्ड, ये भाई भाई हो गए, ये हो गया अपना पी क्यू और आर का भाई हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, इसको उठा देते हैं, ठीक है। आप देखो एस आर की मात्रा है, एस है वो आर की मात्रा है, ये आर था, इसकी मात्रा कौन आपकी एस है, तो ये एस इसकी आर की मात्रा हो गई, ठीक है। टी पी का पिता है, तो टी पी का पिता है, एस आर की मात्रा है, ये दोनों भाई बहन है, तो टी एस का क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पति देव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टी, ठीक है। कितने कथन सत्य हैं, ठीक है, कितने कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन देखो आपका एस और टी दंपति हैं, यानी एस और टी क्या है आपका पति पत्नी है, ठीक है, दंपति है। तो पहला आपका बिल्कुल राइट है। क्यू टी का पुत्र है, क्यू है टी का पुत्र है, लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा कि क्यू लड़का है कि लड़की है, नहीं दे रखा ना, तो यह आपका संभव नहीं है, यानी संभव नहीं है, कोई प्राप्त आंकड़े नहीं है, ठीक है। टी क्यू का पिता है, तो टी है वो क्यू का पिता है, तो देखो टी है ना, क्यू का पिता तो है ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन क्यू का पिता तो टी होगा ही, ठीक है। तो ये आपका सही है। एस पी की माता है, तो एस है, ये एस है अपने, एस जो टी की पत्नी है वो पी की माता है, ये इन दोनों की पुत्र है, तो टी पी की माता तो होगी एस, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। आर टी की पुत्री है, यानी पुत्री शब्द अपने क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि ये आर है पुत्री है पुत्र है, ये ऐसा कोई संभव नहीं दे रखा, कोई पर्याप्त आंकड़े नहीं दे रखे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पी एस का पुत्र है, तो ये तो हमें दे रखा है, पी एस का पुत्र, देखो पहली लाइन दे रखी पी है वो क्यू आर का भाई है, भाई का मतलब क्या हो गया लड़का है तो हो गया, तो पी ये आपका पुत्र है एस का, बिल्कुल राइट बात है ये आपका। तो देखो हमें देगी कोर्ट में कितने उत्तर सही है आपका ये पूछा था, तो देखो आपका एक तो ये से रहा 1 2 3 और 4, कितने सही आपके केवल 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि 9 को 210 के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, 9 है, इसको किसके रूप में परिवर्तित किया आपका 210 में देखो नंबर की बात करें हम, एन कितना आता है 14 पर, ओ कितना आता है 15 पर, तो 14 इंटू 15 करते हैं हम,
ठीक है, तो कितना आता है आपका 15 चौक 60, 6 और 15 6 21, 210 आ रहा है। इन दोनों का गुणनफल करके आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगले में भी गुणनफल करके आ रहा है क्या टी। तो देखो अपन हमने ये तो देख लिया हमने, ये 14 पर, ये 15 पर, और टी कितना पर आ रहा है 20 पर। ठीक है, तो देखो हमने देखा तो 14 और 15 का गुणनफल तो कितना है 210, और इस 210 को हम गुणा करो 20 से, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, दो बिंदु तो ऐसे किसी, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 आ रहा है। क्या आपका नोट का 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, यानी अपनी जो आप शर्त लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर देखो तीसरा दे रखा है नोट, नोट, तो यहाँ तक देखो अपने नोट तक तो कितना आ गया अपने पास, यहाँ तक 42 आ गया। अब ई कितने पर आता है इंग्लिश में, 5 नंबर पर आता है। इस 42 को 5 से गुणा करो तो क्या 0 0, 5 दूनी 10, 1 4 5 20 1 21। क्या नोट का 21,000 दे रखा है, 21,000 दे रखा है, यानी अपना कोड बिल्कुल राइट है। तो ये अगले वाले को और गुणा कर दो अगले वाले से, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें इसका निकालना था NOTES नोट्स का। तो यहाँ पर देखो ई तक तो आ गया अपने पास। एस कितना आता है अंग्रेजी वाले में 19 नंबर पर आता है, तो 21 को गुणा कर दो 19 से, तो कितना आएगा 0 0 0, गुनी एकम 19, 9 आ जाएगा, हाथ से लगी 1, गुनी दूना 38, 38 और 1 39। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3,99,000। कितना आ जाएगा अपने पास 3,99,000। देखो 3,99,000 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। RTI अधिनियम 2005 के नियम में से कौन से अध्याय में सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया आपका अध्याय 5 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करिए अध्याय 3 में क्या है, इसके गठन का उल्लेख है। अध्याय 3 में क्या आपका गठन है। अध्याय 6 की बात करें, अध्याय 6 में आपके सूचना का अनुरोध, आप किस प्रकार से सूचना का अनुरोध कर रहे हो, अनुरोधों का उल्लेख है, अनुरोध। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूचना आयोगों की शक्ति और कार्यों का उल्लेख, ये दिया हुआ मैं अध्याय 5 के अंदर। सूचना आयोगों की शक्ति और कार्यों का उल्लेख इसमें दिया आपका अध्याय 5 के अंदर। एक काफी बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है डायरेक्ट सीधा ही अध्याय 5 वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में बात करना, निम्न कथन कौन से आपके सत्य हैं। देखो आपको पहला दे रखा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा हेतु युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की 3 परिस्थितियां वर्णित हैं। ठीक है, 3 परिस्थितियों में बाह्य आक्रमण यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। कौन कौन सी, या तो कोई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर, तो आपके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा दे रखा है कथन में 42 संविधान संशोधन 1976 यानी किसके समय होता है आपका, इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय होता। यह प्रावधान किया गया कि आपात उद्घोषणा संपूर्ण देश केवल प्रभावित क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल राइट बात है। ये 42 संविधान संशोधन 1977 में प्रावधान किया गया था कि आपातकाल पूरे संपूर्ण में देश में भी लगा सकता है या कुछ क्षेत्र में भी लगा सकता है। जैसे मान लिया अपने राजस्थान में दंगा हो जाए जयपुर के अंदर, ठीक है, तो आपको सिर्फ जयपुर में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के निर्मोदन यानी समाप्त करने, निर्मोदन का अर्थ क्या है आपका, समाप्त करने पर, समाप्त। संसद के दोनों सदनों का निर्मोदन आवश्यक नहीं, दोनों सदनों का निर्मोदन आवश्यक नहीं है, केवल लोकसभा का। किसका, केवल लोकसभा का आवश्यक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो बच्चा क्या बचा था हमें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा सत्य है। तो आपका आंसर पहला दूसरा देखो, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करिए ऑप्शन नंबर 3 को समझते देखो, अनुमोदन की बात आ जाए, मान लो आपके ऑप्शन में अनुमोदन दे रहे हैं, तो अनुमोदन तो दोनों सदनों का आवश्यक है। कैसे सदनों का, दोनों सदन को आवश्यक है, दोनों सदनों से अनुमोदन लेना आवश्यक है। और कैसे आता है अनुमोदन, कैसे लिया जा सकता है आपका, विशिष्ट बहुमत होना चाहिए इसके अंदर, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है अनुमोदन में। किसकी, आपकी विशेष बहुमत की आवश्यकता, बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो तो अनुमोदन दोनों सदनों से लेना पड़ता है। सरल भाषा में समझाऊं, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वह निर्मोदन की बात करें हम, निर्मोदन की बात करें तो लोकसभा में और साधारण बहुमत से इसको समाप्त किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है आपका, साधारण बहुमत से। तो ये तो आपका तीसरा ऑप्शन था तो गलत था, उसको सही है या नहीं उसको समझाया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। वही बात करें राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आपके संविधान की कौन से भाग 18 के अंदर है, किसके अंदर आपके भाग 18 के अंदर है, और अनुच्छेद 352 से 60 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक है उल्लेख। ठीक है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक कितना आपका, देखो 3 इंपॉर्टेंट आपका, तो अनुच्छेद 352 इसमें तो कौन सा आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, वही बात करें 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 की बात करें, उसमें क्या आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है।
ठीक है। और जो तीसरा बात करें 360, इसमें आपका वित्तीय आपातकाल है। कौन सा आपका? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के अंदर आपको सभी को पता है कि न्यायाधीशों की सैलरी भी काटी जा सकती है। ठीक है, यदि आप आ जाए कहीं पर तो याद रखना है इस चीज़ को। तो ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर 3 को मैंने अच्छे से समझ लिया और दोनों आपके दोनों सत्य हैं आपका 1 और 2, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को हम सम्मिलित करते हैं। देखो राज्य दे रखे हैं और लोकसभा की सीटें दे रखी है। क्या दे रखा है हमें? राज्य और लोकसभा की सीटें दे रखी है। तो पहला दे रखा है हमें, देखो आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी दीदी वाला एरिया, ममता दीदी, फूल पत्ती वाली पार्टी। तो इसमें कितने आपकी इन ऑप्शनों में देखें तो इससे सबसे ज़्यादा इसी की है 42। देखो 42 देख लो आप ऑप्शन में, देखो 2 किसमें आ रहा है, तो 2 केवल इसमें आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देख लो आप। बाकी कर्नाटक कितनी है आपकी? कर्नाटक की आपकी 28 है। वही आंध्र प्रदेश की कितनी है आपकी? आंध्र प्रदेश की आपकी 25 है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की सेम है। राजस्थान सेम, राजस्थान भी कितनी है आपकी? लोकसभा की 25 सीटें हैं। ठीक है, उड़ीसा की कितनी है आपकी? 21 सीटें। कितनी है आपकी? 21 सीटें। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वही बात करें हम लोकसभा की सर्वाधिक सीटें। सर्वाधिक सीटें की बात करें हम, सर्वाधिक सीट किस राज्य की है भाई? सर्वाधिक सीट आपकी यूपी की है और यूपी कितनी है आपकी? 80 सीट है। ठीक है, अब देखो चर्चा क्यों कारण है? चर्चा आपका पता है सभी को 2026 में क्या हो रहा है आपका? परिसीमन हो रहा है। परिसीमन समाप्त हो रहा है ना आपका 2026 में। 2002 वाला कौन सा था आपका? 2002 की बात करें, कुलदीप सिंह वाला, कुलदीप सिंह। ठीक है, इसने 2008 में रिपोर्ट की थी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये कॉमन चीज़ें बात है, ये तो छोड़ो। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं, तो आपको 2026 में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ेगी क्योंकि 19 करोड़ या 17 करोड़ आबादी है यूपी की। ठीक है, वही दक्षिण भारत में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कर ली गई थी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये आगे का काम अपना, आज का काम नहीं है अपने, अभी तो एग्जाम पर फोकस करना है हमें। वही न्यूनतम बात करें, न्यूनतम आप बताओ कमेंट में, न्यूनतम किस राज्य की सीटें हैं ताकि आपको भी याद हो। कमेंट में इसका आंसर दो। सबसे ज़्यादा न्यूनतम किस राज्य की सीटें हैं? गोवा की है, सिक्किम की है या त्रिपुरा की है? तो आप बता दीजिए आंसर कौन सा आएगा इसमें। तो आंसर इसका 11 का तो 2 हो गया, बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि संविधान लागू होने से पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू होने से पूर्व किसी मामले पर सलाह मांगी जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है, जबकि राष्ट्रपति नहीं। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 139 क्रम में, अनुच्छेद 143 क्रम में, या अनुच्छेद 143 ख के अंदर है, या अनुच्छेद 131 के अंदर है। तो किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 143 ख के अंदर है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो आपको बात कर रहा है आपका संविधान लागू होने से पूर्व है। तो संविधान लागू होने से पूर्व में, तो संविधान लागू कब होता है अपना? संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होता आपका? 26 जनवरी 1950 को। रियल आज़ादी अपन को कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखो आपका हम पढ़ते हैं हमें 1947 में आज़ादी मिली थी। नहीं, 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, पॉलिटिकल वाले दोस्तों को सभी को पता है, यहाँ पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो इन्होंने शपथ ली थी, वो भी आपकी ब्रिटिश क्राउन की ली थी। किसकी ली थी? आपकी ब्रिटिश क्राउन की ली थी। ठीक है, क्राउन की। इसलिए ये इसको 1947 में पूर्णतः आज़ाद नहीं होती। आज़ाद तो हमारा संविधान खुद का लागू हुआ था तभी हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हम 1947 को अपना आज़ाद मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज़ाद हो गए थे, वैसे लगभग अधिकार भारत के अंडर आ गए थे। तो इसमें क्या देर का, देखो हम ये पढ़ते हैं 1947 के पहले का कोई मामला होता है। मैंने ये क्यों बताया आपको? देखो 1947 के पहले का कोई मामला होता है, ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है आपको उसमें सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 143 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद 143 अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है, क्या की बात करें तो देखो इसमें अनुच्छेद 143 क्या में क्या आपका, यदि कोई क्या बोलते हैं उसको, सलाह। ठीक है, यदि कोई सलाह मांगता है, राष्ट्रपति सलाह मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट है वो सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ये आपका अनुच्छेद 143 के अंदर है। और चर्चा का विषय क्यों आपका 143 के? अभी आपके राष्ट्रपति ने थी द्रौपदी मुर्मू। कौन सी आपकी चर्चा का विषय? आपका राष्ट्रपति कौन है? आपके द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। इन्होंने अभी आपका मामला भेजा, कौन सा? तमिलनाडुवाद, तमिलनाडु आरक्षणवाद, सॉरी आरक्षणवाद नहीं, तमिलनाडु राज्यवाद। ठीक है, इसने तमिलनाडु राज्यवाद ने कुछ
बनाए थे, नियम बनाए थे, अधिनियम बनाए थे, वहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने उसको रोक लिया। ठीक है, फिर राज्यपाल, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर दबाव बनाया, तो राज्यपाल ने वो आदेश किसको भेज दिए, आपके राष्ट्रपति को भेज दी, द्रौपदी मुर्मू को। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तमिलनाडु राज्य किस में आ गया, अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनको 2 माह के अंदर अंदर अपनी निर्णय देना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने अभी सलाह मांगी है आपके चर्चा विषय 2025 के अंदर, अभी आपने सुना होगा। तो ये अनुच्छेद 143 चर्चा विषय काफ़ी समय से चर्चा विषय है, तो आपका एग्जाम पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि जगदीश धनखड़ ने भी इसके ऊपर विवाद दिया था। NGSC वापस आया था आपका ख्यालों में, NGSC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये सभी चर्चा के अंदर आ गए थे। ये आपका 99वां संविधान संशोधन था। तो ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब जो कोई विषय चर्चा का विषय हो। वही बात करें हम अनुच्छेद, इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अनुच्छेद 139 की बात करें, अनुच्छेद, बाकी ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 139 क्या है। तो इनमें क्या है देखो, आपका नीचे बता देता हूँ, यहाँ पर, वहाँ पर जगह नहीं है। तो अनुच्छेद 131 की बात करें, अनुच्छेद 131 में तो क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट है अपना अपना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके। सुप्रीम कोर्ट अपने सिलेबस के अंदर आपको पता ही हो, क्षेत्राधिकार, तो ये भी आपको याद होना चाहिए 131 के अंदर। वही आपको बात करें अनुच्छेद 139 में क्या है, देखो 139 में अपनी संसद है ना, संसद केवल मौलिक अधिकार को छोड़कर, मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार अपने सिलेबस नहीं है तो इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकार है, इनको छोड़कर ये आपकी सुप्रीम कोर्ट को एक विधि बनाकर, संसद एक विधि बनाकर किसी अन्य मामले पर, इन मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य मामले पर रीट जारी करने का अधिकार देती है। रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है, करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, अधिकार दे सकती है, कौन दे सकती है, आपकी संसद। किस अनुच्छेद के तहत, आपके अनुच्छेद 139 के तहत। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद करना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का हो गया। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, ये आपका अनुच्छेद 143 की। और बात करें हम, चर्चा की बात करें, देखो अनुच्छेद 143 के अंदर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर बात करें तो जो आपका ये 16वां मामला हो चुका है, तमिलनाडु राज्यवाद है आपका 16वां मामला हो चुका है। ठीक है, 15वां कौन सा था आपका, 15, इससे पहले आपका 15वां मामला आपका पूछा जा सकता है, 2G स्पेक्ट्रम था। कौन सा था आपका, 2G स्पेक्ट्रम, मैंने टेलीग्राम पर इसको डाला था, 2G स्पेक्ट्रम, ये आपका 2012 का मामला था। और फर्स्ट बात करें तो आपका दिल्ली अधिनियम था, दिल्ली अधिनियम वाला मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। तो ये चीज़ें आपकी चर्चा विषय अगर तो पूछने के चांस बन जाते हैं, बाकी एग्जाम नंबर पर डिपेंड है क्या पूछता है आपका। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न कोट में से सही उत्तर चयन करना है। सही उत्तर कौन सा आपका, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, भारत का संविधान न्यायिक सुरक्षता, अमेरिका की व्यवस्था, देखो न्यायिक सुरक्षता है वो कहाँ से लेगी है, अपनी अमेरिका के संविधान से लेगी, बिल्कुल राइट बात है। संसदीय सुरक्षता, यानी संसदीय सुरक्षता कहाँ से लेगी, आपकी ब्रिटेन के सिद्धांत से ली गई है, बिल्कुल राइट। बीच का रास्ता अपनाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, जैसे आपको न्यायिक पुनः देखे, अपना न्यायिक सुरक्षता में देखे तो आपके सॉफ्टवेयर नोट को पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसका, कोई भी मामला हो उस पर पुनः जांच कर सकता है अपना सुप्रीम कोर्ट, तो इतनी शक्ति दी गई है। यानी बीच का रास्ता अपना रहा ना, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही आपका सर्वशक्तिशाली है या संसद ही सबसे शक्तिशाली है। तो देखो आपका वहीं आपकी संसद की बात करें तो संसद सुप्रीम कोर्ट की जैसे नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनमें आपका संसद का योगदान होता है। तो ये आपका बीच का रास्ता यानी तालमेल, यानी अच्छा से उनमें बिठाया गया है दोनों के बीच में। बाकी देखो विवाद तो होते रहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, भारतीय संविधान संसदीय सुरक्षा के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, संसदीय सुरक्षा नहीं देता, भारतीय संविधान को सुरक्षा देता है। किसको देता है, आपका संविधान को सुरक्षा देता है। मैंने बताया था आपको पहले भी, जो माइनर टेस्ट हुए थे आपको, तब अच्छे से आपको समझाया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 14 की बात कर लो आप, देखो इसमें अनुच्छेद 14 की बात कर सकते हो, बिल्कुल राइट बात करता है। या मेनका गांधीवाद वाला आ सकता है इसमें, एग्जाम्पल की समझे आपका मेनका गांधीवाद होता है ना, आपका अनुच्छेद 21 से समझता ना, नींद का अधिकार कौन सा था वो, 21 में आते हैं ना। ठीक है, क्योंकि आपके है नहीं आपके सिलेबस के अंदर अनुच्छेद, ये आपके मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम।
ये आपका गुप्त काल से संबंधित आ गया। देखो, गुप्तकालीन स्थापत्य के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करो। गुप्तकालीन जो स्थापत्य है उसके संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। देखो, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। बिल्कुल राइट। कल हमने संकल्प क्लासेस का किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन था, मैंने बताया था। ठीक है, रिविजन कर दिया ना आपका, वापस आ गया क्वेश्चन। ठीक है, शिव के अर्धनारीश्वर के रूप की रचना कहाँ पर हुई थी? आपकी गुप्तकाल में थी। बिल्कुल राइट बात है। साची अभिलेख में कुमारगुप्त द्वारा मंदिर कराए जाने की जानकारी मिलती नहीं मिलती? मंदिर की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर देखो जो बौद्ध है ना, बौद्ध में जो प्रतिष्ठान है, बौद्ध प्रतिष्ठान, वहाँ पर दान देने का उल्लेख तो मिलता है। इसमें क्या देने का उल्लेख? जो दान देता है उसका उल्लेख मिलता है आपका सांची स्तूप। और सांची स्तूप कहाँ पर? आपका एमपी के अंदर है ना, ये भी आपका एमपी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपके बौद्ध जो प्रतिष्ठान है आपको स्थान। ठीक है, यहाँ पर दान देने का उल्लेख मिलता है, मंदिर निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1 और 2 सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वही देखो मूर्तिकला की बात करते हैं। यहाँ पर मूर्तिकला से क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं? तो मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला देखो आपका इसके जो अलंकार होता है, अलंकार द्वार होते हैं, द्वार, मूर्तिकला में द्वार पर गंगा यमुना का चित्र बार बार पूछा जाता है। गंगा और यमुना का अलंकार किया गया है, गंगा यमुना का अलंकार किया गया है। बिल्कुल राइट बात है। इसके साथ हम देखें मूर्तिकला में आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है आपका। देवगढ़ कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर। मेरे को जो याद आ रहा है वो बता देता हूँ मैं, ताकि आपका भी रिविजन हो जाए। दशावतार मंदिर कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर है। किस शैली में? आपका पंचायतन शैली में, आपका पंचायतन शैली के अंदर है। ठीक है, और पश्चिमा मुखी है, ये भी पूछा जा चुका है। कौन सा मुखी है? आपका पश्चिमा मुखी, भी मुखी है आपका ये मंदिर। ठीक है, वही आपका ईंटों से निर्मित पूछे। ठीक है, मंदिर की बात करें तो देखो ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा आपका? गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित। तो ईंटों से निर्मित आपका गुप्तकाल मंदिर आपका लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। और ये भी कहाँ पर? आपका लक्ष्मण मंदिर आपका भीतरी गांव। और भीतरी गांव कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर। कहाँ पर? आपका यूपी। वही बात करें गुप्तकालीन मंदिर की राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर कौन सा? आपका मुकुंदरा मंदिर। कौन सा? आपका मुकुंदरा मंदिर। मुकुंदरा मंदिर कहाँ पर? आपका कोटा के अंदर। ठीक है, यह मंदिर है आपका जो कौन सा? मुकुंदरा मंदिर राजस्थान के अंदर अपना, वो कौन सा? आपका गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये देखो, बाकी हमने कनेक्ट किया कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 सही है, 14 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। 15 क्या आपका? ताजमहल का वास्तुकार क्या था? देखो कल आपका बताया था आपको, उसी टेस्ट में वापस आ गया आपने। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? देखो गेरेनियो इसाका नहीं, उस्ताद अहमद लाहौरी और इसाका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था आपका? इन ताजमहल का निर्माण की बात करें तो शाहजहाँकालीन निर्माण था। देखो शाहजहाँकालीन निर्माण था ये। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी थी इनकी मुमताज़ की याद में, मुमताज़ के याद में। ठीक है, और इस मुमताज़ का नाम बात करें तो कौन सा क्या था आपका? अर्जुमंद बानो बेगम नाम था इनका, अर्जुमंद बानो बेगम। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। वहीं देखो इसमें एक और दे रखा है आपका बेबादल। बेबादल की बात करें तो बेबादल भी इंपॉर्टेंट है। बेबादल किसका वास्तुकार था आपका? बेबादल थे वो वास्तुकार थे आपकी जो मयूर सिंहासन। कौन सा था आपका? तख्ते हाउस, तख्ते ए हाउस या मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे आपके? बेबादल। वही देखो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे रखा आपका अबू समद और मीर सैयद अली। ये आपके छवि चित्रकार थे। कौन थे आपके? छवि चित्रकार। काफ़ी बार पूछा जाता है, इनकी उपाधि याद करना, इनकी उपाधि ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो मैं अबू समद की तो बता देता हूँ। अब अबू सहमद है, इसको तो श्री कलम को बोला जाता था। क्या बोला जाता था आपका? श्री कलम, श्री कलम बोला जाता था। इनकी उपाधि थी। ठीक है, अकबर ने दी थी श्री कलम ने उपाधि है। ठीक है, किसको? अबू समद को। मीर सैयद अली की आप देख लेना क्या था इनकी उपाधि, क्योंकि इनकी उपाधि पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 18 शताब्दी की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? भारत के प्रथम 18 शताब्दी की क्रांति है, उसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति बेंजामिन डिजिटल ने दी थी? नहीं। आर.सी. मजूमदार ने नहीं। मॉरिसन ने नहीं। कौन थे आपके? वी.डी. सावरकर महोदय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये संज्ञा वी.डी. सावरकर ने कब दी थी? देखो 10 मई 1907 की बात है, 10 मई 1907 की। ठीक है, 10 मई 1907 में क्या होता? 10 मई 1907 को बताऊँ मैं आपका इंडिया हाउस है ना, आपका इंडिया हाउस कहाँ पर? आपका लंदन के अंदर इंडिया हाउस, जो आपके
इंडिया हाउस है, उसी इंडिया के अंदर हाउस। कौन सी जयंती मनाई गई थी आपकी, जो आपकी 1857 की अर्ध शताब्दी, 1857 की अर्ध शताब्दी, 1857 की अर्ध शताब्दी, अर्ध शताब्दी यानी स्वर्ण जयंती बनाई गई थी आपकी, स्वर्ण जयंती। ठीक है, जयंती। इस जयंती के ऊपर इन्होंने जो आपके वी डी सावरकर है 1857 क्रांति को भारत का प्रथम संग्राम की संज्ञा दी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, संज्ञा दी थी। और 1857 आपकी वी डी सावरकर की क्या है, पुस्तक भी है, क्या आपकी पुस्तक भी है। ठीक है, और ये 1857 की जो पुस्तक है वो भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक मानी जाती है, भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक कौन सी बन जाती है आपकी, 1857। और इस पर रोक लगा दी गई थी आपकी ब्रिटिश सरकार ने, और ये पीक वीक पेपर, स्काउट पेपर के माध्यम से यहाँ पर पूछी थी। वही यहाँ पर वी डी सावरकर की बात करें तो नासिक हत्याकांड के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन सा आपका, नासिक हत्याकांड, नासिक हत्याकांड। इसी कारण इनको वो सेलुलर जेल की वो मिली थी, दोहरे काले पानी की सजा, अंडमान निकोबार। कब आता है आपका नासिक हत्याकांड, तो 21 दिसंबर 1909 की बात है, ये आपका 9 की बात। इसके अंदर क्या है, 21 दिसंबर 1909 को निक्सन नाम का एक वकील था, निक्सन नाम का वकील सॉरी जैक्सन, निक्सन नहीं जैक्सन, क्या नाम का था आपका, जैक्सन नाम का एक वकील था, उसको जज था, उस जज को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसी के तहत इनको सजा मिली थी आपकी सेलुलर जेल, कहाँ पर आपकी, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, काले पानी की सजा मिली थी। ठीक है, ये जो याद करना। इनका नारा बात करिए आपके, इनका नारा आपका जो नारा था इनका, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र इनका नारा था। वी डी सावरकर का नारा क्या था आपका, हिंदू राष्ट्र। तो ये चीज़ें थी आपकी वी डी सावरकर से संबंधित कुछ जो आपकी बार बार फैक्ट पूछने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विपिन चंद्र पाल ने किस समाचार पत्र में कांग्रेस व लंदन की ब्रिटिश कमेटी को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी है? कौन सी आपकी भीख मांगने वाली संज्ञा दी है? द ट्रिब्यून, द हिंदू रिव्यू, द इंडिया, वंदे मातरम, किसमें दी है आपका, न्यू इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब दी थी ये संज्ञा आपकी, 1902 ईस्वी के अंदर। कब दी थी आपकी, 1902 ईस्वी के अंदर ये संज्ञा दी गई थी। ठीक है, वंदे मातरम की बात करिए आपके 1906 में प्रकाशित किया था, 1906 में प्रकाशित किया था। और इसका शीर्षक किस नाम से था, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। शीर्षक किस नाम से था? शीर्षक था इनका भारत है भारतीयों के लिए, भारत है भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसका शीर्ष। वही बात करें, इनकी डेट बता देता हूँ बाकी अखबारों की। द ट्रिब्यून है, द ट्रिब्यून है, इसकी लाहौर से प्रकाशित किया था इसको। कहाँ से आपके, लाहौर। लाहौर कहाँ वर्तमान में, पाकिस्तान, पाक। ठीक है, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया था लाहौर से। ठीक है, वही द हिंदू रिव्यू की बात करें, हिंदू रिव्यू अपने 1913 में प्रकाशित किया था। अंतिम समाचार पत्र ये था आपका द हिंदू रिव्यू, आपके विपिन चंद्र पाल का। ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, 1913 में ये प्रकाशित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए। अपने स्वामी जी थे, कौन, विवेकानंद जी। ठीक है, इनको फॉलो किया करो भाई, बहुत ही आदर्श थे। इनकी किताब ले आनी चाहिए आपको, फ्री हो तो फटनी चाहिए इनकी किताब। स्वामी जी ने भारत के लोगों को रसाई घर के धर्म के 4 दीवारी से बाहर निकलने का आह्वान किया, बिल्कुल राइट बात है। तो रसोई धर्म की 4 दीवारी से बाहर निकलने का आह्वान किया, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था आपका, रसोई धर्म से आशय क्या आपका, रसोई घर के धर्म से आशय क्या आपका, रसोई धर्म का आशय। तो रसोई धर्म का आशय था आपका छुआछूत व भेदभाव से था। किससे था आपका, छुआछूत व भेदभाव से, छुआछूत व भेदभाव से। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक नहीं कहा। किसने कहा आपके, अपने एक ही बाबू थे, कौन थे आपके, सुभाष चंद्र बाबू। बाबू लिख देता हूँ, नहीं सुभाष चंद्र बाबू लिख देता हूँ, याद नहीं होगा आपको, सुभाष चंद्र बाबू। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जनक आए आपके सुभाष चंद्र ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इन्हें वेदांत दर्शन की शिक्षा के आधार पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना देख के आना एक बार, वेलूर कलकत्ता के अंदर है। जब भी आपकी फर्स्ट ग्रेड लग जाए, आप सेलेक्टेड हो जाओ आपकी, तो आप वेलूर जाना, बहुत ही शानदार आश्रम है, बहुत ही शानदार, देखने के लिए मनमोहक हो जाओगे, पूरे दिन छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको वेलूर को। तो ये आपका बहुत ही शानदार आश्रम है। रामकृष्ण मिशन वेलूर में है, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता जानते हो ना आप, दिल्ली वाला
ममता दीदी वाला है कलकत्ता। और इसकी स्थापना कब की थी अभी, इसकी स्थापना की डेट पूछ ली जाती है। स्थापना की थी आपकी 5 मई 1897 को। कब की थी, 5 मई 1897 को, ठीक है। 1897 को एक आंदोलन चालू हुआ था राजस्थान के अंदर, पता है ना आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन, वेलोर कलकत्ता के अंदर। तो यहाँ पर देखो सही कथन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के जनक की उपाधि। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 सही हो जाएंगे, सत्य तो पूछा है मैं, तो 1 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में खतरों विचार करो। देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है, ठीक है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो एंड मरो का नारा दिया। कौन सा, ग्वालियर टैंक, यहाँ पर कहाँ पर आपको, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर है। और करो मरो का नारा दिया, बिल्कुल राइट बात है, ये आपका करो मरो का नारा दिया था आपका, ठीक है। कब दिया था ये, 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 1942 को। ये गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो आपको पता ही है। ऑपरेशन जीरो आवर, यानी ऑपरेशन जीरो आवर कब चला था आपका, 9 अगस्त को चला था, दूसरे दिन 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को चला था 1942 को। गांधी जी को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में बंद किया गया। देखो अहमदनगर जेल में बंद किया गया था, कहाँ पर किया था, कौन से महल में किया था आपको, आगा खा पैलेस में, आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस में इनको गिरफ्तार किया गया था। बाकी कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता थे, उनको अहमदनगर जेल में प्रवेश किया गया था, नजरबंद किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य कथन तो केवल एक सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। समझात अंगों का उदाहरण है, समझात अंगों का उदाहरण कौन सा आपका, हमारे हाथ और कुत्ते का हाथ, अगर बात बिल्कुल राइट है, समझात उदाहरण है। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी आपका समझात अंगों का उदाहरण है। आलू व घास की ऊपरी बुस्तारी, ये भी आपका समझात अंगों का उदाहरण, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य व उनमें प्राचीन जल संग्रहण विधि को गलत मिलाया गया। देखो राज्य और जल संग्रहण विधि दे रखी है। तमिलनाडु में एरिस, बिल्कुल राइट है। केरल में आपका सुरगम, बिल्कुल राइट है। कर्नाटक में आपका कुल्ला नहीं है, कुल्ला कहाँ पर आपका, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और मध्य प्रदेश आपका बंदिश, तो आपका क्या बचा था, गलत युगम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। वही बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में आपके टंका बोला जाता है, टंका, जोहड़, ठीक है, जल ग्रहण करने की ये आपकी प्राचीन विधियाँ, ठीक है। इन चीज़ों भी आप याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। योगी दे रखा है हमें, योगी क्या दे रखा है हमें, CH3, CH2, CH2 और CHO, ये तो कौन सा है आपका, एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। इसका तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है, L, तो 1 2 3, तो प्रोपेनल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है आपका 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 13। 13 की बात करें तो कसम देते हैं आपका LMN, सॉरी KLM होती है ना संख्या, कक्षा क्या होती है, KLM। पहले संख्या में कितने आती है, अब 2, दूसरी संख्या में कितने 8, तो 8 2 10 तो हो गए, बच्चे की 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 3, तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना, ये रेलगाड़ी है यहाँ पर, ये अपना वाली बिंदु लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर U बराबर 0, यानी प्रारंभिक वेग कितना आपका 0, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी 5 मिनट बाद, ठीक है। यहाँ पर V वेग हो जाता है, B बिंदु पर कितना हो जाता है आपका 72 किलोमीटर प्रति आवर, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। कितने मिनट में आपका, 5 मिनट में, 5 मिनट में जाता है। यहाँ पर T बराबर 0, यहाँ पर T बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। इसको देखो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 72 को किससे गुणा करेंगे हम, 5/18 से, 5/18 से, ठीक है। तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है, तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। भाई इसको मिनट है, मिनट को हम सेकंड में चेंज करें तो 60 से गुणा करते हैं, तो 6 पंजे 30, 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना, त्वरण क्या निकालना था, तो देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम कुल वेग होता है, वेग में परिवर्तन क्या होता है, सूत्र होता है आपका वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर देखो वेग में परिवर्तन कितना है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभ कितना था 0, तो 20, सॉरी वेग में परिवर्तन 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। 20 माइनस 0, क्योंकि प्रारंभ कितना है आपका 0, अपन देखो समय देखो कितना होगा आपका 300 सेकंड,
अंतिम समय माइनस प्रारंभ समय, समय में परिवर्तन कितना आएगा, 0 0। तो यहाँ पर आ गया 20/300। तो ए बिंदु से ए बिंदु कैंसिल, 15 का भाग जाएगा 30 में, 2 का भाग जाएगा 15 बार, तो 1/15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की केंद्रीय समिति के सदस्य नहीं थे, केंद्रीय समिति सदस्य। तो आपका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी गठन कब होता है, इसका गठन होता है आपका 1928 में, गठन होता है आपका 1928 में। पंजाब, राजस्थान, सिंध प्रांत, मध्य प्रांत, इनके लोग मिलकर इसका गठन किया था 1928 के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो आपका सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद को तो सेना विभाग अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसमें क्या बनाया गया था आपका, सेना विभाग अध्यक्ष, अध्यक्ष थे कौन थे आपको, चंद्रशेखर आजाद। तो ये तो थे। भगत सिंह थे, रास बिहारी बोस नहीं था इसमें, कौन नहीं थे आपके, रास बिहारी बोस नहीं थे। तो आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर 4 आपका। वही बात करें, इसमें गठन तो हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय, प्रारंभ मुख्यालय तक का था आपका झांसी वाली रानी, ठीक है, झांसी, खूब लड़ी थी मर्दानी वाली वो थी झांसी वाली रानी, झांसी हो गया, ठीक है। और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया, आगरा के अंदर, ठीक है। वही इसकी स्थापना के बाद में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कौन सम्मिलित हुआ था, राजस्थान से सम्मिलित होते हैं आपके कुंदन लाल, कौन होते हैं आपके, कुंदन लाल, कुंदन लाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपना राजस्थान शामिल होने वाले कौन थे, HSRA संगठन के अंदर, गठन के अंदर आपके कुंदन लाल सम्मिलित हुए थे राजस्थान की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सम्मिलित नहीं, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। आर्ट संस्कृति का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से था, आर्ट से प्राप्त किस साक्ष्य को प्रमाणित करता है, ये करता है आपका लेपिस माजुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेपिस माजुली आपका बार बार क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्ट की बात करें, वहीं आर्ट की खोज की बात करें तो खोज किसने की थी आपकी 1953 के अंदर, किसने की थी आपकी, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। फिर आपके ST साकले आए थे, इसके बाद में कौन आते हैं आपके, ST साकले आए थे, कौन आते हैं आपके, ST साकले आए थे। वहीं बात करें हम इसकी आर्ट संस्कृति तो प्राचीन नाम पूछे जाते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं आपके, ताम्रयुगीन, ठीक है। धौलकोट का आता है आपका, धूलकोट आता है। बनास संस्कृति भी आ सकता है, बनास संस्कृति, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चौहान शासक सोमेश्वर के प्रदत्त, जो चौहान शासक थे आपके सोमेश्वर, प्रदत्त प्रताप लंकेश्वर की उपाधि का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, जो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि थी इनकी, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, विजोलिया शिलालेख से, दिल्ली शिवालिक अभिलेख से, सेवाड़ी अभिलेख से, या पृथ्वीराज विजय अभिलेख से। तो किसी मिलता है आपका, विजोलिया शिलालेख से, ठीक है। विजोलिया शिलालेख आपके सोमेश्वर के काल का था 1169-70, इसका डेट पूछी जाती है विजोलिया शिलालेख की, तो कब का था आपका 1969-70, ठीक है। और इसी विजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया, वत्स गोत्र ब्राह्मण, ठीक है। किसमें बताया गया आपका, वत्स गोत्र ब्राह्मण, ठीक है। वही दिल्ली शिवालिक अभिलेख की बात करें, दिल्ली शिवालिक अभिलेख में लेख लिखाने वाला चौहान शासक कौन था आपका, विग्रहराज चतुर्थ, कौन था आपका, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक कौन था आपका, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। तोमरों को रहता दिल्ली में, किसको रहता, तोमरों को पराजित किया था। कंठाभरण पाठशाला स्थापित की थी, किसको पराजित किया था आपका, तोमरों को पराजित किया था इसने, ठीक है। किसको पराजित किया था, तोमरों को दिल्ली पर अधिकार किया था। कंठाभरण पाठशाला स्थापित की थी आपकी, कंठाभरण, ठीक है, संस्कृत। फिर आपका एडादिन का झोपड़ा निर्मित हुआ था, पता है ना आपको। सेवाड़ी की अभिलेख पता नहीं, सेवाड़ी से एक याद है आपका मुझे, सेवाड़ी का मंदिर आपका, सेवाड़ी पाली का मंदिर, सेवाड़ी है आपका पाली का मंदिर, भूमिज शैली का राजस्थान का प्रथम मंजिल आपका, भूमिज शैली की में निर्मित मंदिर, पाली के अंदर आपका सेवाड़ी मंदिर, ठीक है। इसे कनेक्ट हो गया, मैं सेवाड़ी ना हो गया तो बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, काफ़ी बार एग्जाम भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 27 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में किया था, अंतिम मुगल अभियान की बात कर रहे हैं हम, किसकी आपकी, अंतिम मुगल अभियान। देखो अब्दुल रहीम खान का ना, नहीं, शाहबाज खान, शाहबाज को तो कब भेजा था, 1578 में, ठीक है। और 1578 में इसने 3 अभियान किए थे आपकी कुंभलगढ़ के विरुद्ध, किसके विरुद्ध आपके, कुंभलगढ़ के विरुद्ध, कुंभलगढ़ के विरुद्ध किए थे, ठीक है। और 1578 में कुंभलगढ़ को जीत भी लिया था किसने, शाहबाज खान ने, ठीक है। मानसिंह कचाव तो आपको पता ही है, हल्दीघाटी युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध,
अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपका मानसिंह कछावा ने किया था। कब होता आपका हल्दी घाटी युद्ध? 18 जून 1577, भरी गर्मी के अंदर, ठीक है। और 23 जून को आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, याद रखना। 23 जून को क्या आपका हल्दी घाटी का युद्ध है आपका। कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। कहाँ होगा? वो आपका सेंटर देखते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध होता है आपका 18 जून 1576 को। जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब भेजा था? आपका 1585 की बात है, 1585 में भेजा था। फिर ये आपके मांडलगढ़ पूछे थे। मांडलगढ़ कहाँ पर? आपका भीलवाड़ा, ठीक है। और भीलवाड़ा पूछे तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई आपकी? राम जी को सिद्धार्थ गए। और यहाँ पर आपके 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर इनकी, काफ़ी बार पूछा जाता है आपका। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कच्छावा को भेजा गया था अंतिम अभियान पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। वर्ष 1818 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ में राज्य में अराजकता का अंत करने के लिए उदयपुर में किसे पॉलिटिकल एजेंट के पद के रूप में नियुक्त किया था? किसे किया था आपका 29 में? वो क्या था? आपके कैप्टन टॉड को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अराजकता 1818 में तो कौन सा आंदोलन चल रहा था वहाँ पर? वो भील आंदोलन चल रहा था आपका। कौन सा? आपके भीलों वाला, ठीक है, संघर्ष। तो उसमें आपके कैप्टन टॉड अराजकता को कम करने अंत करने के लिए किसको पॉलिटिकल एजेंट बना गया था? आपका कैप्टन टॉड को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो आपका जयपुर प्रजामंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? लाला शास्त्री, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र या हंस डी राय? तो किसने की थी? आपकी जमनालाल बजाज ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी इन्होंने की थी आपके 8 से 9 मई 1938 को ये आपका अधिवेशन हुआ था। कौन सा? आपका जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। वही हम जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर। किसने की थी? आपकी कपूर चंद पाटनी ने। कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की थी। फिर इसका 1936 में पुनर्गठन हुआ था। 1936 में क्या होता आपका? पुनर्गठन। इसमें किसने किया था? आपके हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। और आपके कौन थे? आपके चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। और चिरंजी लाल मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? आपके फर्स्ट अध्यक्ष थे। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? आपके जयपुर प्रजामंडल के चिरंजी लाल मिश्र थे, ठीक है, याद रखना। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इनमें आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट आपको याद होगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, मिर्जा इस्माइल के साथ होता। किसके साथ होता? 1942 की बात है, 1942। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, मिर्जा इस्माइल के में थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा और इसी के विरोध में एक खड़ा होता दूसरा संगठन। कौन सा? आपका आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा। अब बाबा हरीशचंद्र कौन थे इसके? बाबा हरीशचंद्र, बाबा हरीशचंद्र ने इसका गठन किया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ क्योंकि मैं जब बताने लग जाता हूँ फिर भूल जाता हूँ टाइम का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहन स्लीनो खेच उरा धनिया मारिया न दीनी धरती धनिया थका गई धरा। क्रांति के दौरान उपयुक्त व्यंग्यात्मक पंक्ति किस कवि के लेखबद्ध किए? राघोदास, सूर्यमल मिश्र, बाकीदास, गिरवर दास दान। तो किसकी? आपकी बाकीदास की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर महाराजा थे आपके, जोधपुर महाराजा थे मान सिंह। और मान सिंह के दरबारी कवि थे आपके कौन? बाकीदास। वही सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्रांति के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? वो लिखी थी आपकी वीर सतसे, वीर सतसे लिखी थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। यही लाइन पूरी लिखी हुई थी, ठीक है। और कलाम ने अपना खूब प्रचार किया था इस क्वेश्चन का कि हमारी बुक में मैंने हमारी मेहनत देखो, इसमें ये लिखी हुई थी। आपने देखा होगा उनके टेलीग्राम पर। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, ठीक है। देखो 32 छात्रों में एक परीक्षण के दौरान 80 औसत प्राप्तांक 80 है, उच्चतम प्राप्तांक 85 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो छात्र कितने दे रखे हमें? छात्र दे रखे टोटल 15, ठीक है। और आपका औसत कितना दे रखा है हमें? देखो औसत दे रखा है हमें 80 और उच्चतम अंक कितना दे रखा है हमें? उच्चतम अंक दे रखा है हमें 85, ठीक है। कितना दे रखा है हमें? 85 दे रखा है, ठीक है। अब देखो कुल अंक कितना हो जाएगा अपने पास? तो देखो औसत बराबर क्या होता है आपका? औसत बराबर हम जानते हैं राशियों का योग बटा क्या होता है आपका? राशियों की संख्या। शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा। तो औसत कितना दे रखा है हमें? औसत दे रखा है हमें 80 बराबर योग में याद करना है, ठीक है। संख्या कितनी दे रखी है हमें छात्रों की? 15, ठीक है। तो यहाँ से देखो योग कितना आ जाएगा अपने पास? योग आ जाएगा 80 गुणा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 15 × 120
यानी 1200 हो गया, योग कितना हो गया अपना 1200। अब देखो आपको दे रखा है अधिकतम अंक, उच्चतम अंक दे रखा है हमें, उच्चतम अंक कितना दे रखा है हमें, उच्चतम अंक दे रखा है हमें 85, कितना दे रखा है हमें 85। और हमें याद नहीं है आपका क्या याद करना है, न्यूनतम संभव अंक याद करना है। तो मान लेता हूँ मैं, माना बाकी 14 एक को छोड़ दो, हमें न्यूनतम निकलना है। तो 14 छात्रों के अधिकतम अंक कितना प्राप्त हुई आपकी, 14 छात्रों ने 85 अंक प्राप्त किए, यानी अधिकतम अंक प्राप्त किए 14 छात्रों ने 85 अंक प्राप्त किए। तो देखो कुल योग कितना हो जाएगा अपने पास, कुल योग हो जाएगा आपका 85 इंटू करेंगे हम 14, तो कितना हो जाएगा आपका 14.70, 0.780 लगी 14 घंटे 112, 112 7 कितना हो गया अपने पास 19, तो 119, 1190 हो गया ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब 15वें छात्र का औसत देख लो, 15वें छात्र का अंक कितना हो जाएगा होगा, 15वें छात्र का अंक, 15वें छात्र का अंक, 15 छात्र के अंक की बात करें तो 1200 था, टोटल कितना आया था आपका 1200, 1200 में 1190 घटा दो तो कितना आएगा न्यूनतम, 1190 गया तो 10 बचा, तो न्यूनतम कितना संभव हो सकता है, संभव हो सकता है आपका 10। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ऐसे करना होगा, तो कितना हो सकता है 10। ठीक है, 14 छात्रों को 85 से गुणा करके कुल अंक मान लो कि 14 छात्र थे, उनको 85 अंक की प्राप्त किया, अधिकतम अंक प्राप्त किए, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रही कि अलग, तो संभव अंक हो जाएंगे 10। तो 10 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 क्या आता है आपका, देखो 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे, पहले 6 को क्या बनाएंगे अभाज्य संख्या और 65 को अभाज्य संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है आपको 6 होता है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3। ठीक है, इंटू 3 अभाज्य संख्या तो 3 की पावर 14। ठीक है, इंटू 11 अभाज्य संख्या तो 11 पावर 14। 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं 13 इंटू 5, 13.65, तो क्या लिख सकता हूँ 13 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखो इनकी पावर है ना, इनको जोड़ दो, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी अपने पास, कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 और प्लस 4, देखो 3 और 3 6, देखो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 को 5 हालांकि 2, 2 और 1 ये आपका कितना हो गया 2 और 1 3, 35, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 35। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देखो अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होगा, अक्ष अक्ष यानी अपना चतुर्थांश है, देखो ये अपना चतुर्थांश है और ये तो अपना अक्ष अक्ष होता है, कौन सा होता है आपका अक्ष अक्ष, और ये कौन सा होता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो अक्ष अक्ष पूछा है, इस पर है क्या बोला अक्ष अक्ष पर, तो अक्ष अक्ष पर आपका y बराबर क्या होता है 0, इस पर जो जितनी संख्या होती है ना y बराबर क्या होती है 0, यानी मान लो देखो मैं 1 0, तो ये आपका अक्ष का मान 1 है, y का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 हो गया। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखिए तो उल्टा भी पूछ सकता है, यहाँ पर अक्ष बराबर 0 होता है। ठीक है, y के मान होंगे अक्ष के मान 0, ये आपको संभव है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्ष अक्ष पूछा है तो y का मान क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखो 27 की पावर दे रखा है 2x माइनस 1, 27 की पावर क्या दे रखा है हमें 2x माइनस का 1 बराबर 243 का दे रखा है हमें 3, तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 3 का क्यूब क्या था होगा 27, और 243 में क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 क्या होती है आपकी 243, देखो 3 की पावर 4 81, 81 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 3 8 24 243, यानी 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपका 243। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 2x माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 5 और 3, तो यहाँ पर देखो ये आधार समान है तो गति क्या हो जाती है बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 2x माइनस का 1 गुणा बराबर 5 3 15, तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6x माइनस का 3 बराबर 15, और ये माइनस का 3 है इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना हो गया अपने पास 3, 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x बराबर 3, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यदि अल्फा बीटा बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस 5 के शून्य का तथा अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा बराबर दे रखा है -3/5, तो k का मान है। ठीक है, देखो ये आपका बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यानी मूलों का योग कितना हो जाएगा माइनस का b अपन ए होता है, तो माइनस b यानी अक्ष का गुणांक, तो माइनस का k, और a यानी एक अक्ष का अक्ष स्क्वायर गुणांक होता है a, तो यानी 2। ठीक है, वहीं अल्फा बीटा क्या होता है आपका c अपन ए, तो c कितना आपका 5 बटा 2, यह मैं दे रखा है इसको, इसमें रखो अपना मान, तो क्या हो जाएगा अपने पास देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का k बटा 2। ठीक है, अल्फा बीटा 5 बटा 2 बराबर दे रखा है माइनस का 3 बटा 2, तो यहाँ से देखो अपना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो के बराबर क्या बचेगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, आपको याद करना है। माध्यक, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों के आपको फॉर्मूले याद करने, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एसएसटी वालों के लिए यदि फॉर्मूला भी याद होता है और क्वेश्चन आ जाता है तो फायदा होता है इसके अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम बराबर एल कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये आपका राइट फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। देखो 38 दे रखा है हमें, 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर बने घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्र, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्र पूछा है। तो देखो आपका घन का देखा जाएगा, तो घन का आयतन क्या होता है आपका? सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है आपका? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और ये आयतन कितना दे रखा है हमें? 216 दे रखा है। 216 किसका क्यूब होता है आपका? 6 का क्यूब होता है। यानी भुजा ए मान लेता हूँ मैं, तो ए बराबर क्या आ गया अपने पास? 6। ठीक है, अब जो दो घनों को जोड़ा जाता है, जोड़ने पर एक घनाभ प्राप्त होता है। देखो ये आपका घन है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूँ डायग्राम से। ये आपका को घन है, ठीक है, ये आपका एक घन हो गया। ठीक है, दूसरे घन को और जोड़ते हैं हम। दूसरा घन का जोड़ दिया मैं इसी के साथ। ठीक है, ये दूसरा घन जोड़ दिया। ठीक है, अब जो एक घन की ये भुजा है, भुजा कितनी है अपने पास? 6। तो ये भुजा कितनी थी अपनी? 6 थी। ठीक है, तो दूसरा घन जोड़ा, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी भुजा। तो ये यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी? एक घना बन गया ना, ये पूरा घना बन गया। तो यहाँ से यहाँ की भुजा कितनी हो गया अपने पास? 6 + 6 यानी 12। तो लंबाई तो कितनी होगी अपने पास? 12। अब देखो ऊंचाई की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? ऊंचाई। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पर ऊंचाई कितनी आपकी? ये ऊंचाई तो 6 रहेगी ना, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई कितनी होगी आपकी? 6 तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंबाई आ गई अपने पास, लंबाई कितनी आ गई अपने पास? 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी कितनी आ गई अपने पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कर लो आप, क्या होता है आपका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का, घनाभ लिखो आगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये होता है आपका 2 गुणा लंबाई कितनी आपकी? 12 इंटू चौड़ाई कितनी आपकी? 6 प्लस चौड़ाई कितनी? 6, ऊंचाई कितनी? 6 प्लस ऊंचाई कितनी आपकी? 6, लंबाई कितनी आपकी? 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना जाएगा पास? 2, 12 × 72 प्लस 6 × 36 प्लस 12 × 72। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2, 72 कितना हो गया आपका? 2 × 2 = 4, 7 × 14 144 प्लस 36। तो 144 प्लस 36 कितना हो गया अपने पास? 6 × 4 = 10। ठीक है, 5 × 4 = 3, 7 × 7 = 8। ठीक है, 80, 180 कितना हो गया अपने पास? 180। और बाहर गुणा आपका 2 × 2 हो जाएगा। तो 180 को 2 से गुणा 0, 8 दूनी 16 और 2 और 1 3, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर आपका? देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करंट के क्वेश्चन आगे। योजना के संबंध में निम्नलिखित पूछा। देखो इस योजना का क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 3500 करोड़ रुपये माँ कोष का गठन किया। माँ कोष का गठन किया आपके 3500 करोड़, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु की सभी वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगे, बिल्कुल राइट। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। यह आपका गलत हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर देखो सत्य कथन क्या होगा? केवल 1 और 2 सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। कोलंबो श्रीलंका, बैंकॉक थाईलैंड, नई दिल्ली भारत या थिम्पू भूटान। अभी आपके नरेंद्र मोदी जी आपके कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे, बैंकॉक के अंदर गए थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसी 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, यहाँ की पीएम की आप रील देखते होंगे यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, देख लिया करो कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यह हुआ कब था ये भी बता देता हूँ डेट। ये 4 अप्रैल 2025 को था। कब हुआ था आपका? 4 अप्रैल 2025 को। ठीक है, हमारे भारत में है ना, किसी भी देश की महिलाएं बहुत ज़्यादा रील पर वायरल हो रखी हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे आपकी इटली वाली, ठीक है, और थाईलैंड वाली। भारत वाले लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं इन दो लोगों की तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं हम। 6 दिसंबर को बनाए गए पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या थी? पहले विश्व ध्यान, जो 6 दिसंबर को बनाए गए पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या थी? आंतरिक शांति, वैदिक सद्भावना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक शांति, वैश्विक
सद्भावना। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक बार डेट देख लेना, 6 दिसंबर ही है क्या, कहीं जगह 21 दिसंबर भी दे रखा है, तो डाउट में मत रहना, 21 दिसंबर का भी जगह दे रखा है और 6 दिसंबर कलाम वालों ने माना है, तो देखना इसकी डेट और कंफर्म आप कमेंट में करना, कमेंट करना। ठीक है, पक्का करना इस क्वेश्चन को देख के कहीं भी आपको मिले 6 दिसंबर राइट है क्या। तो आपका ये थीम तो आपकी बिल्कुल सही है, आंतरिक शांति वैश्विक की सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत विकसित देश का सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है। सौर गांव आपका सादुलाई राजस्थान नहीं, मसाली गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बना आपका विकसित देश का पहला सीमावर्ती गाँव, ये आपका मसाली गुजरात बना है, आपका पाकिस्तान की सीमा किस देश की लगती है आपकी, पाकिस्तान की। ठीक है, और 100% सौर ऊर्जा वाला गाँव है ये, 100% सौर ऊर्जा से चलता है ये पूरा गाँव। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं हम। हाल ही में किसे कनाडा का प्रधानमंत्री चुना गया। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन आया था कनाडा का, मैंने बताया था मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। वर्तमान में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। 8180 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम। ये देखो आपका G-SAT-N2 का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, ये भारत का एक संचार उपग्रह है, बिल्कुल राइट बात है। ये PSLV-C60 द्वारा लॉन्च नहीं किया गया। ठीक है, सुपर जियो इन्फ्लुएंस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया, बिल्कुल। सत्य कथन की बात करें तो 1 और 3 सत्य है। 45 का क्या आपका 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर तो आपका 1 और 3 हो गया, लेकिन इसे लॉन्च किससे किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये लॉन्च किया गया था आपका स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, जो आपका स्पेस एक्स है। सो कौन सा रॉकेट था आपका, फाल्कन 9 रॉकेट से इसके लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दिया सलाई निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। जो दिया सलाई पुस्तक है अभी चर्चा में रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो अजीत डोभाल की थी, कैलाश सत्यार्थी थी, रामनाथ कोविंद की थी, संजीव खन्ना की थी। तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता खिलाड़ी मोनिका श्योरन। इसका नाम याद कर लेना आप, मोनिका श्योरन का संबंध राजस्थान के जिले से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो किससे आपके, हनुमानगढ़ से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदक कौन सा जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है। पूरा क्वेश्चन का विश्लेषण इसके आंसर प्रश्न के अंदर दे दिया गया। पूरा कांस्य पदक जीता। आयोजित अंडर कौन सी थी, अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी आपकी, अल्बानिया में आयोजित हुई थी। ठीक है, और ये आपकी जो मोनिका सारन थे ये थी आपके हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है इनका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु, जो आपका ये टॉपिक है, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु मार्च 2025 में सुरक्षा सखी पखवाड़ा किसके द्वारा आयोजित किया गया। जो आपका सुरक्षा सखी पखवाड़ा है किसके द्वारा आयोजित किया गया, राज्यविका द्वारा नहीं, महिला बाल विकास द्वारा नहीं, चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं, अपनी राजस्थान पुलिस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। राजस्थान में गणगौर त्योहार के संदर्भ निम्न खतरों पर विचार कीजिए। राजस्थान में जो गणगौर त्योहार है उसके निम्न खतरों पर विचार करते हैं। ठीक है, यह त्योहार चित्रकृष्ण पंचमी, तो पंचमी को नहीं आती। देखो गणगौर आपको ये पता होना चाहिए, गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार राजस्थान का तृतीया को आता है। ठीक है, यह आपकी तृतीया को आती है। ठीक है, और अष्टमी तक मनाया जाता है, नहीं पहला तो गलत है। यह त्यौहार होली के राख पिंड बनाकर जो अंकुर के साथ इसका पूजन किया जाता है, बिल्कुल राइट। इसका त्यौहार पर गिंदोली गीत गाने की परंपरा, कौन सा गीत आपका, गिंदोली गीत गाने की परंपरा, ये भी आपका सही है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर, कब आती है आपकी, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये भी याद कर लेना साथ साथ। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार आपका, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, गीतों वाला त्यौहार। ठीक है, त्यौहार ये त्यौहारों को ले डूबती है त्यौहारों को। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध आपकी, गणगौर जयपुर की। ठीक है, कहाँ देखी जाती है, गणगौर पर सवारी निकल जाती है आपकी, जो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने पर रिवाज को क्या
क्या आ जाता है। अभी तो काफ़ी दोस्त जिम के आते हैं, ये इस रिवाज का पता तब चलेगा जब उनकी शादी होगी, ठीक है। 32वीं न्यूतना तो अपनी मम्मी जो भात न्यूतने जाती है ना, भात न्यूतने जाती है उसको बोलते हैं। मुकलावा क्या होता है? मुकलावा आप जानते हो सभी, इसको बताने क्या हो सकता है, मधुपर्क बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामेला। सही बात समझिए आपको, सामेला, ठीक है। स्वागत करता क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं या मधुपर्क बोलते हैं, इसी का उपनाम है सामेला का मधुपर्क, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो आपका रचनावाद है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है, ठीक बताते हैं भाई। अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है? नहीं, अधिगम अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। जो मानव व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है ये मैं बताना था 52 के अंदर। देखो पावलोव के शास्त्र देखो सिद्धांत भी दे रखे और उनके वैज्ञानिक नाम। इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया आपको। देखो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत याद कर लेना, ये तो नहीं है, ठीक है। इसका प्रतिफल थार्नडाइक का कौन सा आपका संयोजनवाद का सिद्धांत, ये भी नहीं है। लेविन का आपका अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत है ना, वह संबंधित आपका ये कहा था कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। कौन सा सिद्धांत कहता है? अधिगम संबंधी क्षेत्र, कुर्ट लेविन, ठीक है। इसका पूरा नाम याद करें तो कुर्ट लेविन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। स्किनर का देखो क्रिया प्रस्तुति सिद्धांत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो सिद्धांत और व्यक्तियों के नाम भी आपको अच्छा क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं हम। जोराम बुन्नर की बात कर रहे हैं। बुन्नर है का पूरा नाम क्या है इनका? जयराम बुन्नर, ऐसे आता है आपका बुन्नर, ठीक है। के अनुसार संज्ञानात्मक विकास इनका सिद्धांत है। कौन सा आपका? संज्ञानात्मक विकास। किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण और गणना करना सीख लेता है और उपयोग करते हैं? क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या संख्यात्मक अवस्था है? कौन सी अवस्था वो? संकेतात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या था आपका। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक हो जाता है, ठीक है। पढ़ाई की, नंबर नहीं आया और वो बोला कि मास्टर की गलती थी, हमारी क्या गलती, हमने तो खूब मेहनत की थी। अहम रक्षा का ये मानसिक प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है, आक्रामक कहलाता है, युक्तिकरण कहलाता है या सत्यपूर्ति कहलाता है? तो 54 में आपका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आलोचनात्मक हो जाता है उसके ऊपर। और सत्यपूर्ति क्या होता है? अपना दोष दूसरों पर मंडना, अपना दोष दूसरों पर मंडना या मंडना, ठीक है, मंडना कह देता हूँ, मंडना। युक्तिकरण नया तरीका निकालना, नए तरीके से याद कर सकते हो युक्तिकरण। जैसे मान लो आपको किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस पर गुस्सा आ रहा है तो उस पर नहीं निकाल पा रहे तो बाहर आके आप किसी क्रिकेट में खेलने लगे या कोई योगा खेलने लगे, मोबाइल में कैंडी क्रश खेलने लगे, तो ये आपको युक्तिकरण की अच्छी एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? आपकी पेल ने दी थी, टेरवाल ने दी थी, कॉलेज ने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है, किसके द्वारा दी गई थी परिभाषा? कैरोल द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा ये आपकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 आपका निम्नलिखित में से किसी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? जो आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ई थार्नडाइक को जाता है, ड्राइवर को जाता है, C.W. बियर्स को जाता है, हेडफील्ड को जाता है। किसको जाता है भाई? ये जाता है आपके C.W. बियर्स को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने वाले वैज्ञानिक थे आपके C.W. बियर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट 56 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है? जो आपका संवेगात्मक बुद्धिमत्ता है उससे संबंधित नहीं है, यह बताना था हमें। स्वयं प्रबंधन करना यह तो है, सेवकों का प्रबंधन करना भी है, ठीक है। सेवकों का अनदेखा करना, देखो अनदेखा करना आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक के रूप से जागरूक होना ये भी आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भारत में डाइट्स की स्थापना किसके अनुसार की गई थी? देखो डाइट कोठारी आयोग की 1964-66 का है, 64-66। और कितनी सिफारिश की थी इन्होंने? 23 सिफारिश की थी, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता, 23 सिफारिश की थी, यानी तो 23 सिफारिश, टोटल सिफारिश 3 की 23, ठीक है, ये तो नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट्स की अनुशंसा की गई थी पहली बार,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल समिति देखिए वहीं पर, यशपाल समिति आपकी थी 1993 के अंदर, 1993 में, और किसके द्वारा गठित की गई थी 1993 में, यूजीसी द्वारा। ठीक है, यूजीसी द्वारा गठित की गई थी। स्कूलों में जो आपके बस्ते होते हैं ना, बस्ते थैला, बस्ते भारी यानी जिनमें वजन ज़्यादा होता है, भारी बट्टे जो वजन थे आपका भारी वस्तुओं की, इसकी समस्या के समाधान के लिए समिति थी। तो इसी बारे से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150 जा चुका है आपका। ये सब मुद्दा लेर आयोग आप सभी को पता है कब था आपको 52-53 में, 52-53 में आपका मुद्दा लेर आयोग था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट की स्थापना की थी। तो डाइट में आपकी संस्कृत एजुकेशन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 में। क्या पूछा गया था 2020 के अंदर इस एजुकेशन में क्वेश्चन कि डाइट का जो राजस्थान में स्थापना है, आपका राज्य है राजस्थान है, उसमें स्थापना कितने चरणों में हुई? स्थापना 2 चरणों में हुई थी। ठीक है, वैसे तो आपका देखिए आपका छठा चरण छठे चरण में आपकी प्रतापगढ़ में हुई थी आपकी 2013 में। प्रतापगढ़ जिला है ना अपना, 2013 में डाइट की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब नए जिले और बन सके आगे पता नहीं, लेकिन जो आपका संस्कृत विभाग 2020 में पूछा था ना, इंपॉर्टेंट ये आपका। तो यहाँ पर देखो डाइट की स्थापना राजस्थान में 2 चरणों में हुई। पहले चरण हुआ था आपका, फर्स्ट चरण कब हुआ था आपका? फर्स्ट चरण जून 1995 में 1995, उसमें 14 जिलों में, राजस्थान के 14 जिलों में स्थापित की थी। ठीक है, और दूसरा चरण था आपका सेकंड चरण, वो स्थापित था 1996 अक्टूबर 1996, उसमें आपके 15 जिलों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। अंतिम बार 2013 में आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थापित हुई थी डाइट। ठीक है, और क्या पूछा जाता है डाइट के बारे में? डाइट के ये आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। डाइट का पूरा नाम क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप याद करना, स्माइल की याद करना, SIQ की याद करना, TQM की फुल फॉर्म याद करना। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। दीक्षा राइज की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, राइज की याद होनी चाहिए, दीक्षा की, निष्ठा की याद होनी चाहिए। ये आपकी फुल फॉर्म पूछने की संभावना होती है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जो नाम बोले उनकी फुल फॉर्म पूरी याद कर लेना, पूरा नाम। ठीक है, RSCERT उदयपुर वाली की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो बहुत से आपकी है जो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। BSR या राजस्थान में जो आपका सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन है उसकी इसी फुल फॉर्म कुछ सिलेक्टेड है आपकी कलाम वाली बुकलेट में, सभी आपकी, तो आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो उनको, जो पूछने की संभावना होती है। तो 58 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम। SIQ के अकादमिक कार्यों को नियमित समीक्षा कार्य निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो देखो ये चारों संस्था दे रखी है हमें, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, बौद्ध शिक्षा समिति और RSCERT उदयपुर। तो किसके द्वारा की जाती है आपकी? RSCERT उदयपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों विभाग आपके, इसके समन्वय का कार्य चारों विभाग करते हैं SIQ। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, क्या था आपका? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पूछी जाती है भाई, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, इसकी थीम क्या आती है आपकी? सब बच्चे सीख सकते हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। शुरुआत की बात करें 2015-16 से शुरुआत हुई थी इसकी, 2015-16 से। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में। वैसे पूरा बताऊँ आपका, तो जो आपका SIQ है, QE है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसके पहले 2 जगह हुई थी आपकी। देखो, जयपुर की 20 स्कूल थी, अलवर की 40 स्कूल थी। जयपुर की 20 जयपुर और अलवर की 40, ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये आपका 2000 कौन सा था आपका? 10-11 की बात है शायद, 2010-11 में। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद कर लेना, कनेक्ट कर लेना आप। तो इसका यहाँ पे देखा आपका निदेशालय क्या करता है? आपका समन्वय स्थापित करता है विभागों के अंदर, जो आपका भागीदारी है, पदाधिकारियों की नियुक्ति है, वो तो बीकानेर करता है, आपको पता ही है। ठीक है, और शिक्षा परिषद है, वो क्या करता है? इसकी रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा क्या कौन तैयार करता है? ऐसा क्योंकि शिक्षा परिषद। बौद्ध शिक्षा आपको वित्तीय सहायता देता है, इनको क्या देता है? आपका वित्तीय समर्थन, बौद्ध शिक्षा देता है। ठीक है, ये चारों आपके SIQ से संबंधित है, चारों संस्था इनकी क्रियान्वयन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों की याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 क्या है आपका? एक शिक्षण संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत पारस्परिक संबंध, संस्थान से जुड़ाव,
एवं संगठनात्मक माहौल आदि के किस आयाम के अंतर्गत रखा गया है? आपका मानसिक आयाम, बौद्धिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम या भौतिक आयाम, किस आयाम के अंतर्गत रखा गया? तो ये वो रखा गया आपको मानसिक आयाम। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 61 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो त्रिआयामी मॉडल है वो दिया था आपका विलियम रेडिन ने। किसने दिया था? आपका विलियम रेडिन ने। पत्र लक्ष्य सिद्धांत आपका पत्र लक्ष्य सिद्धांत मार्टिन इवेंट्स और रॉबर्ट हाउस ने दिया था। किसने दिया था? आपका मार्टिन इवेंट्स, रॉबर्ट हाउस ने। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेता भागीदारी सिद्धांत किसने दिया था? आपका ब्रह्म एटन। ऑप्शन नंबर दो। परिस्थिति जन्य सिद्धांत हर्षे बलचंद दिया था। बिल्कुल राइट। तो 4-4 में हो जाएगा। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? 3-1-2-4। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेना। ठीक है। दो आधुनिक और प्राचीन, दो भागों में बांटा गया था इन सिद्धांतों को, आधुनिक और प्राचीन। ये तो आधुनिक थे और ये प्राचीन थे। ठीक है। दोनों को याद कर लेना। व्यवहारवादी कौन से थे, वो कौन से थे, और आपकी नेतृत्व की शैलियाँ देती हैं इन वैज्ञानिकों ने। नेतृत्व की शैलियाँ भी इनमें याद करना। मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर एक अच्छे से नेतृत्व शैलियों समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। समग्र शिक्षा अभियान निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है। निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है। ठीक है। प्राथमिक स्तर तक नहीं, पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक नहीं, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक नहीं, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक। ऑप्शन नंबर 4 राइट। और समग्र शिक्षा अभियान किसके कब होता है? ये शुरुआत आपकी 2018-19 वर्ष 2018-19 की बात है ये, वर्ष 2018-19। ठीक है। ये चीज़ भी याद करना आप। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। देखो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड RSTB की बात करें, औपचारिक रूप से अस्तित्व कब आया? देखो आपका 29 नवंबर 1972, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1976। ये क्वेश्चन देखो मैंने कल परसों अपने टेलीग्राम पर डाला था, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं हुई। वहाँ पर इतने 10,000 प्लस दोस्त जुड़े हुए थे, उन दोस्तों में मात्र 19% या 20% इसका आंसर दिया था, ज़्यादा याद नहीं है बच्चों को। तो यहाँ पर देखो 29 दिसंबर है ना, 29 दिसंबर 1973 को तो इसकी घोषणा हुई थी इसकी। ठीक, गठन का प्रावधान आया था। ठीक है। और औपचारिक रूप से गठन होता है इसका। औपचारिक रूप से कब होता है आपका? औपचारिक रूप से होता है आपका 1 जनवरी 1976। अभी ये चर्चा का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें अभी 2024 के अंदर आपका 14 फरवरी को 2024 के अंदर कौन सा वर्ष बनाया गया आपका? श्रवण जयंती वर्ष। श्रवण जयंती वर्ष बनाया गया। और अब राजस्थान में 1 जनवरी को, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कौन सा RSTB दिवस मनाया जाएगा? वहीं इसके संबंधित RSTB की बात करें तो इसके केंद्र पूछे जाते हैं। जो वितरण केंद्र है आपका, वितरण केंद्र पूछ सकता है। कौन है? टोटल 35 है। 35 है, उसमें से 3 तो आपके जयपुर के अंदर है। और आपका केंद्रीय वितरण बोर्ड है आपका, केंद्रीय वितरण केंद्र, वो भी कहाँ पर? आपका जयपुर के अंदर है। तो ये याद कर लेने की बातें हैं, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। सॉरी 64 रह गया ना, 64 की बात करते हैं। देखो शैक्षिक प्रबंधन एवं सुशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र, लूथर गुलिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था आपका पोस्ट कॉर्प। शब्द सम्मिलित नहीं है। देखो आपका नियुक्ति करना भी है, बजट निर्माण भी है, आयोजन भी है, नियंत्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूथर गुलिक ने कितने सिद्धांत दिए थे? आपके 8 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। और 5P अवधारणा भी इनकी है ना, 4P या 5P, ये बताना भाई। 5P है, 4P जो पर्पज है, प्रोसेस है, और 5P अवधारणा किसकी? आपकी लूथर गुलिक की। ये भी याद कर लेना आप। ठीक है। पोस्ट कॉर्प भी बात करें तो P का मतलब क्या था आपका? प्लानिंग। P का था प्लानिंग। O का अर्थ क्या था आपका? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। आयोजन, O का अर्थ आयोजन। S का मतलब क्या था? स्टाफिंग, नियुक्ति करना, स्टाफिंग। ठीक है। D का मतलब क्या था आपका? डायरेक्टिंग एंड निर्देशन लिख देता हूँ, निर्देशन D का अर्थ। ठीक है। वही CO का मतलब क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है आपका हिंदी में? समन्वय। ठीक है। R का मतलब क्या था आपका? रिपोर्टिंग। R का मतलब क्या था? रिपोर्टिंग। ठीक है। B का मतलब क्या था आपका? बजट। ये था इसका फुल फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा एक आपका एनुअल फ्यूल वाला याद कर लेना। एनुअल फ्यूल वाला क्या था आपका? POCCC। ठीक है। ये तो आपको कौन सा था? फ्यूल। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, नियंत्रण उसमें था। इसका मतलब क्या था? एक सी का अर्थ। तो ये सिद्धांत भी याद कर लेना। फ्यूल का है आपका POCC। ठीक है। और इसकी ये 5P है या 4P है, ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है। मुझे थोड़ा याद नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। RTE अधिनियम 2009 के में उल्लेखित प्रावधानों का सत्य प्रावधान कौन सा है? ये बताना हमें। देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
पाठ्यचर्या व रूपरेखा तैयार करना केंद्र सरकार का दायित्व है। किसका दायित्व आपका? केंद्र सरकार का दायित्व है, बिल्कुल राइट। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए जो आपके मानक है, आपके प्रशिक्षण आपके शिक्षक है अपनी, यानी हम शिक्षक बनेंगे तो हमारी जो प्रशिक्षण हेतु जो मानक होंगे वो कौन निर्धारित करेगा? आपका समुचित सरकार निर्धारित करेगा, बिल्कुल राइट है ये भी आपका। प्रवासी परिवारों के बच्चे, जो प्रवासी परिवार है बच्चे, उनका प्रवेश सुनिश्चित करना स्थानीय प्राधिकार, देखो स्थानीय प्राधिकार कर्तव्य नहीं है आपका, ठीक है। तो असत्य कथन पूछा तो आपका और केवल 3 असत्य हो जाएगा ऑप्शन। अभी कौन सा राज्य था जिसने आपके प्रवासी जो परिवारों के बच्चे हैं जो रोड पर नहीं घूमे, उनका गवर्नमेंट ने जो कार्यक्रम चलाया, अभी किस राज्य का चलाया? आपका केरल का था, कौन सा था? दक्षिण का राज्य था वो, उसने कार्यक्रम चलाया था, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो 65 का आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और अन्य ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, तो किसके अंदर आता है? विशेष पिछड़ा वर्ग नहीं, वंचित समूह नहीं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग नहीं, असुविधाग्रस्त समूह में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 66 का, ठीक है। और ये जो आपका पता है आपको कौन सा चला था? आपको CWSN कौन सा कार्यक्रम चला गया था इनके लिए? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। संस्थागत नियोजन के पक्ष में अध्यात्मक दैनिक डायरी सम्मिलित किया शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, बतन संसाधन क्षेत्र में, अभिभावक क्षेत्र में, तो किसमें आता है? आपका शैक्षिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र में अभी आपका प्रार्थना सभा पूछा गया था पिछले एग्जाम में, प्रार्थना सभा, ठीक है, वो किसमें आता है? आपका शैक्षिक में आता है NCC स्काउटिंग, या आपको शैक्षिक क्षेत्र में आता है भौतिक में आपकी फर्नीचर, भवन निर्माण वगैरह आता है, ठीक है। तो ये आपका याद कर लेना, ये प्रार्थना सभा तो पिछले एग्जाम पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक दैनिक डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन आ गया आपके, वेयर डिड सी बाई द बुक, वेयर डिड सी बाई द बुक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेयर वर द बुक्स बॉट बाई हर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। दे डेज अप टू लीडर व्हेन दे स्पेस ए लाउड साउंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 69 में जाएगा दो, दे क्लाइम्ड अप द लेडर व्हेन दे हेड ए लाउड साउंड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इंडियन आर्मी इज रेडी टू फेस एनी इंडियन आर्मी इज रेडी टू फेस एनी स्पेस अटैक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2 इमीनिएंट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। ब्लिस का सिनोनिम क्या होगा आपका? ब्लिस का सिनोनिम होगा आपका जॉय, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं हम। नायक शब्द का संधि विच्छेद है, जो आपका नायक शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या आपका? ने दनेक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं हम। प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा आपका? अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द आपको सभी को पता है, इसमें तो गे पढ़ते हैं, इसमें निक पढ़ते हैं, इक पढ़ते हैं, इसमें इक, ठीक है, इसमें लड़ पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। मिसकाउंडक्ट का परिभाषित शब्द है दोषी, अपराधी, दुर्व्यवहार, कदाचार, तो इसका क्या होता है आपका? कदाचार, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। अरक का निकार्ती शब्द नहीं है, अरक है उसका निकार्ती शब्द कौन सा नहीं है? तो अग्नि भी है, सूर्य भी है, विष्णु भी है, अर्जुन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल टेस्ट 2 का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में आंसर जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी प्री एग्जाम हो गया आपका, प्री एग्जाम होगा 8 जून को, कलाम का प्री एग्जाम कब होगा? 8 जून को। इसका भी एनालिसिस बहुत ही शानदार करेंगे। अभी देखो आपके 3 थे फाइनल टेस्ट, ठीक है, 3, और 8 जून को था तीसरा फाइनल टेस्ट। अभी ये बोला गया ऑफलाइन स्टूडेंट को कि आपको रजिस्टर नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कि जो 8 जून वाला टेस्ट है ना उसी को ये आपके प्री एग्जाम बना सकते हैं, इसलिए तो आपका टेस्ट एक बचेगा। यदि आपका तीसरा फाइनल टेस्ट अलग करते हैं, ठीक है, तो आपके कलाम के 2 टेस्ट बचेंगे अभी, एक तो प्री वाला, एक इनका फाइनल टेस्ट और, ठीक है। देखते हैं उस वक्त क्या होता है, कलाम पर डिपेंड है वो कैसे करते हैं। तो ये आपका अंतिम टेस्ट होगा प्री एग्जाम वाला, और फिर उसके बाद आपके एग्जाम है। इसके बाद में संकल्प के 2 करेंगे, एक कोचिंग के 3 पेपर और पढ़े वो करेंगे। इसके अलावा जो उत्कर्ष वाले 3 पेपर वो भी देखते हैं करते हैं नहीं करते, जितना टाइम मिलता है उतना करवाएंगे।
एनालिसिस कैसा लग रहा है आपको, तैयारी के लिए कितना महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने भी दोस्तों के साथ शेयर कर सके सभी दोस्तों के साथ अपना वीडियो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अपने 8 जून को, ठीक है। उसके पहले हम संकल्प को लेके आएंगे, संकल्प वाला लेके आएंगे, उसमें मिलते हैं। उसके बाद हम कलाम वाले 8 जून को मिलते हैं आप सभी से दोबारा। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।